सलाम दोस्तों, उर्दू इंटरनेशनल के इस खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात एक बार फिर से कशीदा हैं। 22 अप्रैल को हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पहलगाम इलाके में सयाहों पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 26 या 27 लोग मारे गए हैं और 2 दर्जन के लगभग लोग जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत, रियासत और अवाम की तरफ से कश्मीर में सयाहों पर होने वाले इस हमले को पाकिस्तान की कार्रवाई कहा जा रहा है और इसके जवाब में हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ सिफारती तल्लुकात महदूद किए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि जो पाकिस्तानी किसी भी गरज से हिंदुस्तान में है वो आइंदा 48 से 72 घंटों में हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ दे। इसके जवाब में पाकिस्तान की हुकूमत ने भी हिंदुस्तान के सिफारती अमले की तादाद कम कर दी है, हिंदुस्तान के साथ हर तरह का राब्ता ख़त्म कर दिया है, वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के हवाई जहाज़ों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई हैं। इन इकदामात के बाद सारी दुनिया की नज़रें एक बार फिर से जनूबी एशिया की तरफ हैं, जहां दो एटमी ताकतें जंग के दहाने पर हैं। हमारे साथ आज इस मौजू को समझने के लिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़ा क्या है और ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है, डॉक्टर सईद अहमद रिड मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का पीएचडी हिंदुस्तान पाकिस्तान तल्लुकात पर है। आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। शुक्रिया। सर, जैसे आपके सामने ही मैंने ये तारुफ में थोड़ा सा पस मंज़र बयान किया है, आप क्या देखते हैं ये अब जो पहलगाम में हुआ है और उसके बाद 2-3 दिन में जो कुछ हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है और जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, तो क्या हम किसी ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे जंग कहा जाए? जी, जंग तो ख़ैर फ़िलहाल हम इसको नहीं टर्म कर सकते। और मेरे ख़्याल में अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ को देखें और उनके ताल्लुकात को देखें, तो ये मोड़ कोई पहली दफ़ा नहीं आ रहा। जी। इससे ज़्यादा बुरे मोड़ भी हमने देखे हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं याद दिलाऊँ कि 2001 में जी। जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जी। तो उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौजें 1 साल तक आईबाल टू आईबाल थीं। बिल्कुल। और ख़तरा था वो, मेरे ख्याल में बहुत सबसे बुरा जो हमने देखा है कि जिसमें जंग का सबसे ज़्यादा ख़तरा था। और फिर आपने कारगिल भी देखा है। जी। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, 2-3 जंगें हो चुकी हैं, तो वो सारी सूरत हाल तो आपने देखी है। तो मेरे ख्याल में उस सारे को देखते हुए हम इसको अभी उस लेवल का तो कम नहीं बात कर सकते। और दूसरा ये कि ये एस्केलेशन है, यानी अब अभी आप देखें तो हमारे जो ताल्लुकात हैं, 2019 में जब रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 375 हुआ है, तो उधर से फिर दोबारा बहाली नहीं हुई अभी तक। तो ये 5-6 साल जो हो गए हैं, तो उसमें ताल्लुकात में यानी थोड़ी सी ये गर्मी और सर्दी का वो अंसर रहा है। तो ये एक लेवल गर्मी बढ़ गई है मेरे हिसाब से। लेकिन ये अभी उस तरह की चीज़ नहीं है कि इसको हम वार की तरफ लेके जाएं। लेकिन ये बात है कि इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट पे कि आप कुछ करें। और आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका जो स्टांस रहा है और बड़ी हार्ड लाइन लेते रहे हैं, और उन्होंने पुलवामा वाला जो इंसिडेंट भी किया था, तो उसकी वजह से इसका ख़तरा मौजूद है कि उधर से कोई एक और स्टेप इसके अलावा भी हो सकता है। यानी अभी तक जो हुआ है वो जो है वो इनिशियल स्टेप है, उसके बाद भी अभी ख़तरा मौजूद है। इसको डी एस्केलेट करने की मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर नहीं डी एस्केलेट होगा तो फिर बातें आगे बढ़ने का ज़्यादा ख़तरा है। और फिर लाज़मी बात है, जब इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और फिर वो, और यही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि आपका जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, आप तो अगर आप इरेस्पॉन्सिबली इस तरह से बिहेव करेंगे और कन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करेंगे, तो फिर उसका यानी अल्टीमेटली तो फिर जो जंग हिंदुस्तान पर पाकिस्तान की हो नहीं सकती है। जो यानी आप देखें तो जो जिस तरह से 1965 वार या 1971 वार में हुआ था, वो दोबारा से उस तरह से नहीं हो सकती है। लिमिटेड जो है वो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिस तरह से हमने कारगिल में देखा या उस तरह कि का। एटमी ताकतें बन जाने के बाद भी बिल्कुल। दोनों मुल्क लड़े। जी, और जो कि भी बिल्कुल दुनिया में हमने पहले नहीं देखा है। ये वाहिद दो यानी एटमी ताकतें हैं जिन्होंने एक तरह से तकरीबन जंग की। आपको कारगिल वार को देखें या फिर अभी जो पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो कुछ हुआ, तो ये जो है वो खतरा मौजूद है कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और मोदी को देखते हुए और उसका जो पॉलिसी और तरीक़ेकार है, उसमें ये खतरा मेरे ख्याल में मौजूद है। लेकिन उसमें एक और भी बात है, दूसरा जो उन्होंने जो काम किया है अभी, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का, उसको अबेयंस में डालने का।
ये जो है वो हो सकता है उससे अगर वो खुश कर जाएं अपने लोगों को कि देखें हमने कुछ कर दिया है और अब ये काफ़ी है, तो बात बन सकती है, या उसके बाद फिर नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए, जो मुझे लगता है। क्योंकि आप देखें ये जो इससे पहले, एक तो इस वाक़ये के अलावा आप उसको देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी पे जनवरी में भी जो है वो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि हम इसको रिविज़िट करना चाहते हैं और इसको हम दोबारा से सोचना चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तान, उनको पानी की असल में ज़रूरत है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि उसको रिविज़िट करें और पानी पाकिस्तान से ज़्यादा लें इसमें, जो कि बड़ा अजीब है हालांकि, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बड़ा दिल करके उनको जो है 3 वाटर्स दे दिए थे, वेस्टर्न वाटर्स, और पाकिस्तान ने तो एक तरह से जो अपना हक था वो भी उनको दिया था। तो उसके बावजूद उनकी अभी भी लालच इसमें है कि इसमें अभी हमें और पानी चाहिए, तो वो उनका असल कंसर्न वही है जो मुझे लगता है। तो इसमें फिर निगोसिएशन की तरफ जाएगी, मुझे लगता यह है कि अल्टीमेटली ये बात निगोसिएशंस की तरफ जाएगी और इंडस वाटर ट्रीटी पे निगोसिएशंस के होने के चांसेस मौजूद हैं। इसमें वैसे इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उसमें आपने देखा होगा कि शिमला अकॉर्ड को पाकिस्तान ने अबेयंस में डाला है। जी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों ने अपने अपने वो अकॉर्ड पिक किए हैं जो कि उनको हर्ट करते हैं। मतलब यानी हाँ हाँ, आप बताएं। जी, जिस तरह से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी उनको हर्ट, एक तरह से वो वैसे हर्ट नहीं करता है उनको, लेकिन उनको पानी की ज़रूरत अब पड़ गई है। हमें हर्ट करता है उनका हाँ ये एकदम हाँ, उनको, हाँ वैसे उनको यानी लगता है उनको ये है कि ये अगर इसको हम यानी एक्सप्लॉइट करेंगे। हाँ इसको अगर हम नल एंड वाइड कर दें तो थोड़ा बहुत पानी जो पाकिस्तान को अभी हम देते हैं ईस्टर्न रिवर से, हम उसको भी रोक सकते हैं, ये उनका ख्याल है। ठीक। तो जिसकी वजह से वो उस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन उसकी जब बनस्बत पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में जो ये जो आपका शिमला अकॉर्ड है वो एक ज़्यादा मेरे ख्याल में बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। क्योंकि आप देखें शिमला अकॉर्ड में इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया था कि वो बायलेटरली मसलों को हल करेंगे और पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे, वैसे ये पाकिस्तान ने कहा नहीं था कि इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया ने इसका मकसद यही निकाला। और पाकिस्तान ने जब भी उसको कोशिश की को यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाया जाए या फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, आपने देखा कि जब भी ट्राई, इवन ट्रंप ने एक मरतबा कहा था इमरान खान के दौर में कि मैं इंटरवेंशन के लिए तैयार हूँ, तो इंडिया का रिस्पांस हमेशा यही आता है कि हम थर्ड पार्टी नहीं मानते, क्योंकि शिमला अकॉर्ड में जो है वो पाकिस्तान एग्री कर चुका है कि कोई थर्ड पार्टी मेडिशन नहीं होगी, बायोलेटरल होगा। तो अब पाकिस्तान ये कह सकता है कि अच्छा जी आपने जो है वो हमारे दो तरफा मुआहदे को, हाँ इंडस वाटर ट्रीटी को आप नहीं मान रहे, हाँ, तो हम शिमला मुआहदे को नहीं हम मान रहे। शिमला मुआहदे को नहीं मान रहे, तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से इसको फिर यूज कर सकता है, बल्कि इंडिया को ज्यादा यानी मुश्किल में डाल तकलीफ में सकता है, पहुंचा सकता है जी। इंटरनेशनली फोरम पे जा सकता है। और अब क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान जब जाता है तो उसको जवाब मिलता है कि देखें आपने शिमला अकॉर्ड में किया था और इंडिया राजी नहीं है तो हम नहीं आ सकते, यानी यही ठीक। होता है ना बेसिकली। जी जी फिर पाकिस्तान को दोबारा से जो है इंडिया से बात करनी पड़ जाती है। जी। तो अब पाकिस्तान ये कह सकता है कि देखें इंडिया ने अब एक हमारा ट्रीटी जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको एक तरह से अबेयंस में डाला है और हमने भी अबेयंस में डाला है, तो अब इसको आप कंसीडर ना करें। अब तो आपको इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात नहीं सुनी जाएगी कि भाई ये बायलेटरल डिस्प्यूट है और डिस्कस नहीं हो सकता है, जबकि यूएन के प्लेटफॉर्म पे तो वो मौजूद है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर पाकिस्तान अब इसको जो है वो इंटरनेशनली प्ले करे और कहे कि देखें बायलेटरल वाला जो ड्रामा था इंडिया का वो तो अब खत्म हो गया। एक तरह से इंडिया ने तो देखें कि यूएन की रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट कर दिया था। और वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन में होने वाले एक इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट किया है, ये जी कहकर के इंडस वाटर ट्रीटी को हम नहीं मानते। बिल्कुल। और अच्छा अच्छा, यूएन ने अब आपको याद है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके ये कहा कि जो है वो हम प्लेबिसाइड करवाएंगे और जो कश्मीरी फैसला करेंगे वो इंडिया को कबूल होगा। जी। ये तो एक मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा उन्होंने अपने रेडियो एड्रेस में और जगह जगह पे ये बात की। फिर 1954 में उन्होंने ये कह के उसके से मुकर गए कि पाकिस्तान क्योंकि जो वेस्टर्न अलायंसेस में चला गया है तो अब हमारे ऊपर ये जो है वो फर्ज नहीं बनता और हम इससे बैक ऑफ करते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कह सकता है कि भाई देखें अब जो सारे ट्रीटीज आप जो है वो उस पर एक तरह से इंटरनेशनल ट्रीटीज पे बैक ऑफ कर गए हैं, तो फिर आप जो है वो अब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो इंडिया को बताए कि ये जो ट्रीटीज हैं आपने साइन किए हुए हैं, आपने यूएन रेजोल्यूशंस पे साइन किया हुआ है, तो आप जो है वो और बायलेटरली तो इंडिया टेबल पे आने पे नहीं रहा, तो उसको इंटरनेशनली इंगेज करने का एक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में हो सकती है जो डिप्लोमेटिक हम कर सकते हैं। आपकी बात से जो मैं समझा हूँ वो ये कि इस सिफारती तनाज़े में जो पिछले एक हफ्ते में पैदा हुआ है, पाकिस्तान का पलड़ा इस हवाले से भारी है कि हिंदुस्तान ने जो धमकी दी है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन दरिया है ना, उसमें पत्थर फेंक कर तो नहीं रोकेंगे जी आप। जी जी
दरिया को रोकने के जो आपने इकदाम उठाने हैं वो तो अगले 10 से 15 साल जी या शायद इससे भी ज़्यादा का वक्त लग जाए कि आप पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकें। जवाब में पाकिस्तान ने ये कहकर मामलात को आज ही के आज उलझा दिया है कि हम शिमला को नहीं मानते। जी और अगर हम शिमला को नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फौजों को एक दूसरे का काबिल एहतराम इलाका भी नहीं मानते। शिमला ये भी मुआहदे में पॉइंट जी, शिमला हाँ, मुआहदे में एलओसी ये बिल्कुल हाँ उसके तहत बना है। हाँ कि एलओसी जहाँ जिसकी जो फौज है वो उससे आगे नहीं बढ़ेगी और हम लाइन ऑफ कंट्रोल की वो जो है ना हदूद, सैंक्टिटी जी। हाँ उसको तब्दील नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे से मुनहरिफ होने का या उससे हटने का ऐलान किया तो उससे अगले ही दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हो गई। आज भी फायरिंग, जो गुज़िश्ता कल गुजरा है उस रोज़ भी फायरिंग हुई है, परसों भी फायरिंग हुई है जब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम जवाब के तौर पर शिमला मुआहदे से हट रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कि हम डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को प्रेशराइज कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं ये कहकर कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो दाखिली या बाहमी तनाज़ा है इसके असरात सिर्फ हम दोनों मुल्कों पर नहीं है। जी जी यानी दो एटमी ताकतें अगर एक दूसरे के मुकाबले में जंग पर आमादा है तो वो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की तबाही की बात हो रही है। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहाँ दुनिया को मुतवज्जे होने की ज़रूरत है वहाँ सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के सदर ने कल रात को ये कहा है कि मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कितने नादान और भोले आदमी हैं। उन्होंने कहा है जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालिया तनाज़े को किस तरह देख रहे हैं और ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा हालिया तनाज़ा ये तो पिछले 1500 साल से लड़ रहे हैं, 1500 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान को लड़ते हुए और मेरी दोनों से दोस्ती है और मेरा नहीं ख्याल कि वो दोनों आपस में जंग करेंगे, वो दोनों खुद ब खुद मसले को संभाल हल लेंगे। संभाल लेंगे। तो दुनिया में जिस एक मुल्क में ये ताकत थी कि वो बदतमीज बच्चों को कान से पकड़ के कहता था कि आराम से बैठो और लड़ाई झगड़ा ना करो, तो वो जो हमारा मॉनिटर है वो तो मॉनिटरी से तंग आ चुका है। तो जी ऐसी सूरत हाल में मैं अब ये भी बता दूं कि सऊदी अरब ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तल्लुकात को मेडिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने भी कल कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के हल के लिए ईरान किसी मेडिएशन पर तैयार है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका जैसी हेजमोन ताकत के ना होते हुए क्या सऊदी अरब और ईरान जैसे इलाकाई ताकतों के पास, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के करीब हैं, ये उनके अंदर ये वो है सलाहियत और उनके पास इतनी वो डिप्लोमेटिक वर्थ है उनकी कि वो हम दोनों को बिठा सकेंगे? जी, इसमें जो देखने वाली बात है, क्योंकि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ आपको पता है कि वो रहा है ये कि वो शिमला अकॉर्ड के हिसाब से जो है बायलैटरली करेंगे और वो किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं मानते। नहीं मानते। और उसकी वजह एक बड़ी सिंपल है, क्योंकि जब जो आपको पता है थर्ड पार्टी जब टॉक्स होते हैं तो उसमें जो वीकर साइड है उसको थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि जो सिंपैथेटिक व्यू आपको मिल सकता है। और इंडिया लाज़िम बात है उसका अपर एंड है, तो वो नहीं चाहता कि यानी कोई भी थर्ड पार्टी बैठे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि 72 के बाद उन्होंने कोई भी मीडिएशन एग्री नहीं किया है। जी तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो किसी को एग्री करेंगे। तो मीडिएशन का सवाल पाकिस्तान को उठाना चाहिए बिल्कुल। और जो ये वेलकम पाकिस्तान करेगा, लाज़िम बात है ये जो स्टेटमेंट आएंगी उन सबको पाकिस्तान वेलकम करेगा। और पाकिस्तान को ना सिर्फ वेलकम करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान को ये भी कहना चाहिए कि क्योंकि अब शिमला अकॉर्ड नहीं रहा तो अब तो आप मीडिएशन के लिए ज़रूर आएँ और इंडिया पे बल्कि प्रेशर डालें कि मीडिएशन कबूल करे। अच्छा, इसका मुझे जो लगता है कि मीडिएशन होगा तो नहीं। तो क्या सऊदी या अरब के पास ये लेवरेज नहीं है? किसके पास? सऊदी अरब या गल्फ ममालिक के पास जितनी तादाद में हिंदुस्तान का तारकीन वतन वहाँ है, वहाँ काम लेकिन वो आपके लिए क्यों इतना प्रेशर डालेंगे? ये सवाल ये है ना कि देखें जो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो तो इंडिया में भी हैं जी और जो है वो उनके जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ भी हैं। तो वो सारे का सारा अपना वजन आपके पलड़े में क्यों डालेंगे? यानी हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़राब करके वो क्यों करेंगे? तो मुझे जो लगता है कि वो मसला यही होगा जो हमेशा से होता है, वो ये कि इंडिया लाज़िम बात है इस पे हार्ड लाइन लेगा कि हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन किसी तरह का भी, किसी का भी, कहीं से भी, कभी भी कबूल नहीं। ठीक। ये उनका स्टांस हिस्टोरिकल रहा है, अभी भी रहेगा। उसमें जो है वो जो हो सकता है मुझे वो ये है कि हिंदुस्तान अल्टीमेटली जो है वो आएगा नेगोशिएशन टेबल पर और आना चाहेगा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। नेगोशिएशन जो होने के ज़्यादा चांसेस हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए उसके लिए भी कि इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारी पोजीशन क्या होगी और हमें उसके लिए क्या जो है वो तैयारी की ज़रूरत है। ये तो एक तो बड़ा उनको अभी से, क्योंकि ये अल्टीमेटली नेगोशिएशन आपको देखेंगे
कि हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पे नेगोशिएशन होने हैं। और दूसरा मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंडिया को प्रेशर डालने के लिए बहुत बहुत अच्छा है, और ये मेरे ख्याल में उन्होंने जो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान भी किया है कि हम इसको मुअत्तल करते हैं शिमला अकॉर्ड को, उसका मकसद भी ये है कि इंडिया को अब वो प्रेशराइज करेंगे इंटरनेशनल लेवल के कि बायलेटरल वाला आपका ड्रामा खत्म हो गया, तो अब आप आ जाएं, नेगोशिएट करें और हमारे साथ बात करें कश्मीर पे, और कश्मीर को यूएन के प्लेटफॉर्म पे कम से कम रेज करना बहुत ज़रूरी है। यानी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास पे आप अब इतने कितनी आपको सपोर्ट मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो है वो 2019 के बाद जो ये हुआ, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे जो है वो 1972 के बाद फर्स्ट टाइम दोबारा से डिस्कशन, कम से कम कोई खास कोई रेजोल्यूशन या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम कश्मीर पर डिस्कशन हुआ था। तो अब दोबारा से पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो दोबारा से यूएन में जाए और कहे कि भाई कश्मीर के मसले को डिस्कस करें और इसका हल निकालें, और यही तो वजह है जिसकी वजह से बेसिकली ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब इंडिया तो बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म और ये और कश्मीर तो अटूटंग की बात करता है, तो पाकिस्तान को इस पर बात करने की ज़रूरत है कि भाई देखें असल मसला तो कश्मीर का मसला है ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये जो पहलगाम है वो भी तो कश्मीर में है। तो अगर कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा तो टेररिज्म का मसला भी हल हो जाएगा, खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो उस इशू को भले आप जो है वो इंडिया अगर टेररिज्म का मसला डिस्कस करना चाहता है, पाकिस्तान तो ये कहता है ना कि भाई हमने नहीं किया है, इंडिया कहता है कि आपने किया है, ठीक। तो फिर उसमें पॉइंट वही होता है कि फिर आप प्रूव करें, हाँ, जिस तरह से पहले भी ये केस हुआ है और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब इसमें मसला यही है कि वो जो नेगोशिएशन, आपको याद होगा कि 2017 में जो बायलेटरल नेगोशिएशंस हमारे थे, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की शक्ल अख्तियार कर रहे थे, और उसमें टेररिज्म भी था, कश्मीर भी था, और सारे इश्यूज थे। अगर उस प्रोसेस की तरफ वापस जाया जाए, मेरे ख्याल में एक अच्छा हो सकता है कि अब आप दोबारा से उस प्रोसेस की तरफ जाएं। इंडिया अगर टेररिज्म को टेबल पे रखना चाहता है तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में टेररिज्म को डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम खुद टेररिज्म को फेस कर रहे हैं और हमारे लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल बलूचिस्तान और केपी में जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ ऐसा बिल्कुल, तो है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान। लाजमी बात है कि वो जो है वो बलूचिस्तान का इशू, केपी का इशू ज़रूर उठाएगा फिर, और इंडिया अपने इश्यूज उठाएगा, तो वो तो एक डिस्कशन हो सकती है और उस पर जो है वो कोई अल्टीमेटली कोई चीज़ हो सकती है। मेरे ख्याल में अगर नीयत, असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मोदी गवर्नमेंट और उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो उसका स्टांस है, उसमें ये निगोशिएशंस और ये चीज़ें सूट नहीं करती, और इसी वजह से ये उस तरफ जाती हुई चीज़ नज़र नहीं आती। वरना अगर इसको देखें, अगर इस तरफ जाया जाए तो इसका जो है वो चांस मौजूद है कि आप अब बैठें और नेगोशिएट करें, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं, चीज़ें निकल सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल का जो मसला है आपका, फायरिंग का जिस तरह से आपने जिक्र किया, उसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल का जो आपका 2003 वाला एग्रीमेंट है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जी। और 2003 में आपने सीज फायर किया हुआ है, हाँ, आपने कोई उसकी बाउंड्री क्लियर नहीं की हुई, उसके ऊपर कोई आपका प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको बाकायदा एक प्रॉपर एग्रीमेंट की शक्ल देने की ज़रूरत है, जहाँ से ये भी पता, अभी देखें फायरिंग होती है, हम कहते हैं कि इंडिया ने पहल की, हमने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने पहल की, हमने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। ये स्टोरी दोनों तरफ से आती है, जी। इसकी कोई पता नहीं चलता कि किसने शुरू किया और फिर क्या हुआ। ये इल्ज़ामात तक ही कहानी चलती है, दोनों के मीडिया इस तरह से उसको वार मॉन्गरिंग उसके ऊपर करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का एग्रीमेंट हो जाए जहाँ से फिर पता चल सके कि किसने शुरुआत की, यानी वो बाकायदा इंटरनेशनल बाउंड्रीज जिस तरह से बनाई जाती हैं, उसको जो है जिस तरह से बॉर्डर को एक तरह से किया जाता है, ये वैसे इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है एलओसी, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिस तरह से बॉर्डरिंग और बाकायदा क्लियर हो जाए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी एस्केलेशन होगी, और इसमें एक और बात, पाकिस्तान उस पर राज़ी है पहले से कि जो वहाँ पे जो यूएन की फोर्सेस हैं वो 1947 से हैं वहाँ पे। जी। इंडिया उनको नहीं मानता है, जी। पाकिस्तान तो उसको मानता है। हाँ, पाकिस्तान की तरफ वो तैनात भी हैं और वो उनके दफातर भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। बिल्कुल। तो एक और बात, ये पाकिस्तान का स्टांस इस पे रहा है ये, क्योंकि इंडिया इस पे नेगोशिएशन हो सकती हैं कि जो आपका जो कंसर्न है उसको आप एड्रेस करें, ताकि देखें अब ये फैसला कौन करेगा कि पहल किसने की, इसमें तो आपको थर्ड पार्टी कोई चाहिए होगी। इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि वो थर्ड पार्टी नहीं मानता कोई भी। सर, हमारे देखने वाले जी, नौजवानों को मसला कश्मीर मुख्तसरन बताइए,
उसकी वजह पता क्या है जी कि मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया ही, और बड़ा अजीब सा रवैया है बहुत से नौजवानों का मौजूदा तनाज़े के दौरान, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से हैं। बेईमाना कि एक टैबू है ना, जी इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा चल रहा हो तो पाकिस्तान का कोई आदमी पाकिस्तान फ़ौज के बारे में ऐसी बात करे जिसे आप कहें कि फ़ौज मुखालिफ बातचीत है। ज़ाहिर है जब तक सोशल मीडिया नहीं था ना ऐसा माहौल था और ना ऐसी कोई बात होती थी। लेकिन पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में जो दाखिली सियासत का तनाज़ा है, अब ये भी कोई नई बात नहीं है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हुए हों। पीटीआई के अगर आज इख्तलाफात हैं तो पीएमएलएन के भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी रहे हैं, तमाम सियासी जमातों के कभी तनाज़े और कभी दोस्ती रही है। लेकिन ऐसा पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि एक सियासी जमात जो बहुत बड़ी सियासी जमात है उसका इस्टेब्लिशमेंट से एक टाकरा चल रहा है, और उस टाकरे के दौरान वो सियासी जमात और उसके ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जो उसके हमदर्दान है वो पाकिस्तान फ़ौज के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे फ़ौज का मोराल डाउन करने की कोशिश कहा जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा आदमी जिसको पाकिस्तान हिंदुस्तान के तल्लुकात का बखूबी इल्म है, मसले कश्मीर की मुख्तलिफ जहतों का पता है, आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुनसिफाना नहीं है कश्मीर के मामले पर? जी, एक तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो आपने बात जिसकी तरफ इशारा किया, इस तरह नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो कश्मीर का मसला है या जो ये जो इंटरनेशनल आपके ताल्लुकात होते हैं, उसमें जो है वो आप इस तरह से जो लोकल पॉलिटिक्स है या जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप प्ले नहीं करते और उस पे आप जो है उस तरह से नहीं उसको जो है एक्सप्लॉइट करते और उस तरह से उसका मेरे ख्याल में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के केस में ये जो हो रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। बाकी जो बात है आपने जो बात की पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से, तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हिस्टोरिक जो बात है वो उसमें देखें, जो बेसिक बात है पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जो कश्मीर है वो जो यानी इंडिपेंडेंस के वक्त अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ पार्टीशन का एजेंडा है, क्योंकि कश्मीर का मसला जो है उसके ऊपर जो यानी अस्तिस्वाब राय है या जिसको हम कहते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, वो कभी नहीं हुई है। अच्छा, कश्मीर के मसले पे मेरी अपनी एक ओपिनियन थोड़ी सी है कि कश्मीर का मसला जो है वो उसको हम इक्वेट करते हैं ज़्यादा हैदराबाद दक्कन के साथ और फिर जूनागढ़ के साथ। अब हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ के साथ उसका जो इक्वेशन है वो इस वक्त तक तो ठीक है कि जो है वहाँ पे जो है वो हिंदू राजा था और रियाया जो है वो मुसलमान राजा था और और रियाया रियाया हिंदू थी। यहाँ पे जो है वो हिंदू राजा है। राजा था और मुसलमान राया थी। तो यहाँ तक तो कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है जी। उसको भी समझने की की ज़रूरत जरूरत है, और जो कि एक बड़ी मेरे ख्याल में हम लोग उसको एक तरह से नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करते हैं। और वो ये है कि वो शेख अब्दुल्ला फैक्टर है, हम्म। क्योंकि शेख अब्दुल्ला फैक्टर ने कश्मीर को मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल बनाया। हम्म। अगर अगर शेख अब्दुल्ला ना होते सिचुएशन उसी तरह से होती जिस तरह जूनागढ़ में और हैदराबाद दक्कन में थी और आवाम उतनी क्लियर होती, तो शायद मसला इतना ज़्यादा गंभीर ना बनता। ठीक। इसमें एक और बात गौर करने वाली है जी। कि हिंदुस्तान ने जो है वो एक्सेशन, अब देखें जो यानी एक्सेशन जो किया डोगरा रूलर ने, उसको मानते वक्त, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यूएन में जाने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जी। जी। यूएन में जाने से पहले नेहरू साहब ने जब वो एक्सेशन कबूल किया उस वक्त ही उन्होंने कहा कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो कश्मीर के अवाम फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान कश्मीर पाकिस्तान में होगा कि इंडिया में होगा। ये यूएन में दोबारा उन्होंने रिश्योर किया, पर उस वक्त माना। उसकी वजह क्या थी ये भी समझने की बात है। जी। उसकी वजह ये थी कि उनके साथ बैठे हुए थे शेख अब्दुल्ला, ठीक। और शेख अब्दुल्ला जो है उनको ये था कि सारे कश्मीरी मेरे साथ हैं, हाँ। और नेहरू को ये था कि शेख अब्दुल्ला मेरे साथ है तो तो फिर इसका मतलब ये है कि सारा कश्मीर हमारे साथ है। बिल्कुल। और यही वजह है कि यूएन में जाके उन्होंने माना। तो शेख अब्दुल्ला का जो एग्जिस्टेंस है उसने इसको कॉम्प्लिकेट किया। अब देखें, उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए आसान बनाया। वो जो हिंदुस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसका जो है वो अर्ली 50s तक जो महवर है वो शेख अब्दुल्ला है। जी। वरना शायद हिंदुस्तान उस पर इतनी हार्ड लाइन ना लेता और उसमें शायद उसका कोई ना कोई फैसला हो जाता। और उसके बाद ये मसला फिर बहुत ज़्यादा जो शदीद बना, उसकी एक और वजह जो नेहरू साहब का पर्सनल टच है जो कि कश्मीर के साथ, क्योंकि वो खुद कश्मीरी पंडित हैं,
तो वो पर्सनली फिर उनका अटैचमेंट है। और फिर जब उन्होंने आपने देखा कि शेख अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट किया आर्टिकल 375, और फिर 1953-54 में उनको जेल में डाला जी और उसके बाद वो मुकर गए कि भाई हम जो है वो कोई प्लेबिसाइड नहीं करवाएंगे। जी तो यहाँ से सारी जो है वो सिचुएशन आपकी खराब होती चली गई। अब इसमें पाकिस्तान की उम्मीद जो है वो शुरू से ये थी कि अब क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हैं तो लोग हमारे लिए वोट करेंगे और प्लेबिसाइड होगी तो हमारे हक में होगी। अब यानी देखें, जो इनिशियली यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होता है मसला, वो ये है कि दोनों पार्टीज को उम्मीद है, जब रिजल्ट क्या होगा वो तो खुदा जानता है, या जब प्लेबिसाइड होगी तो पता चलेगा, लेकिन दोनों उम्मीद से हैं कि जब भी यानी वोट होगा तो वो हमारे हक में होगा, उसका जो जवाब आएगा वो हमारे। इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान को ये उम्मीद क्यों है वो मुझे समझ आती है, जी, हिंदुस्तान को ये उम्मीद क्यों? हिंदुस्तान को उम्मीद शेख अब्दुल्ला की वजह से है। और देखें 1953 में उनकी उम्मीद खत्म हो गई। शेख अब्दुल्ला फौत हो गए। फौत नहीं हुए, उनके साथ उनके डिफरेंसेस हो नहीं, गए। मैं ये बताना हाँ, चाहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला मर चुके हैं। अब मर गए जी। अब मर चुके हैं। जी, उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला भी उसकी टांगे कब्र में है, और हुकूमत इस वक्त उमर अब्दुल्ला के पास जो है, उनके पोते के जो पास कि है। उनके पोते हैं। जी, और उनके पोते भी हिंदुस्तान के विफाक से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल मैंने उनके तफसीली इंटरव्यूज़ बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल। और वो उसी तरह का गिला करते हैं हिंदुस्तान से जिस तरह का गिला मीर वाइज उमर फारूक करते थे या करते हैं, जिस तरह का गिला सैयद अली गिलानी सारी ज़िंदगी करते रहे हैं कि हमें धोखा दिया है, हमारे लोगों को जेलों में डाला है। वो तो कहता है कि इस वक्त मुझ में हम्म, और अली गिलानी में और मीर वाइज उमर फारूक में कोई फ़र्क नहीं। सही और बात है। महबूबा मुफ्ती ये बताती हैं कि इस वक्त हमारे में और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ यहाँ तक ज्यादती की है जी, कि जो हिंद नवाज सियासतदान है वो भी हिंदुस्तानी विफाक से गिला करते हैं। क्यों हिंदुस्तान को उम्मीद आज भी है कि कश्मीर हमारे साथ है? नहीं, आज उम्मीद नहीं है। नहीं, ये 1953 के बाद उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी है। उनकी उम्मीद इतनी खत्म हो गई है कि मैं कल रात को जी, करण थापर का इंटरव्यू सुन रहा था द वायर पर। ये रा के जो चीफ थे दलत, एस जी, के दलत, ये जिन्होंने किताब भी लिखी थी हमारे जनरल दुरानी के साथ मिलकर, जी, द स्पाई क्रॉनिकल्स। तो वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, हम्म, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से नहीं कम होता। से कम पहलगाम के वाक़े में नहीं हुआ। हम्म, वो इसलिए कि हमने इसको फेंस कर दिया है, सही, एलओसी को, और इस फेंस करने के बाद 70 to 80% इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो रुक गई हुई है। और दूसरा ये कि हम इस तनाज़े को कभी भी हल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये मूवमेंट इंडिजिनस है, हम्म, और जो लोग इस वक्त इनके खिलाफ जिन्होंने ये किया है उनके जेन्युइन कंसर्न्स थे, और वो कंसर्न्स है आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने आम हिंदुस्तानी शहरियों को ये इजाज़त दे दी कि वो कश्मीर में जाएं और जाकर डोमिसाइल लें, और वो वहाँ जाएं और जाकर ज़मीनें खरीदें। जी, आर्टिकल 35A। जी, जी, हिंदुस्तान के आम लोगों ने जिनका ताल्लुक आरएसएस से है वो तो यहाँ तक चले गए ना कि अब हम जाएंगे और कश्मीरी लड़कियों से शादियां करेंगे आपके साथ। इसके जवाब में जो भी कश्मीर सेंट्रिक आइडेंटिटी, कश्मीरी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, आप यहाँ डेमोग्राफी चेंज ना करें, आप यहाँ लोगों को डोमिसाइल ना दें, आप आम कश्मीरियों की जायदादें ज़बरदस्ती खरीद के दूसरे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाकी इंडिया से आ रहे हैं उनको ऐसा ना करें। तो इस सारे पस मंज़र से पहलगाम, और फिर इंडिया ने पिछले 4-5 साल से ये जो सियाहत का जो जो जी, एक नामर्सी दिखाने के लिए, जी दिखा, बिल्कुल, हाँ, मतलब पिछले साल 2 करोड़ लोग कश्मीर की सैर पर आए, उससे पिछले साल 1 करोड़ लोग कश्मीर की सैर पर आए, इस साल 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कश्मीर की सैर पर आएंगे। तो चूंकि कश्मीरी में सियाहत बढ़ रही है इसलिए कश्मीर के हालात तौरबल हैं। तो ये जो कुछ 4 दिन पहले हुआ है उसने पिछली सारी इन्वेस्टमेंट जो आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के अंदर की या डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर की, लोगों को ये बताने के लिए कि कश्मीर नॉर्मल हो गया है, वो तो एक हमले में ही वो सारा बह गया। ये उसी तरह का वाक़या है जिस तरह का वाक़या 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल के खिलाफ हमास ने किया कि जी अगले महीने सऊदी अरब और इसराइल की दोस्ती होने जा रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। वो हर चीज़, बड़े खतरनाक कंपैरिजन आप कर रहे हैं। बड़ा ये कंपैरिजन सिर्फ मैं जी, नहीं कर रहा, इससे जी, पहले ये मतलब मुझसे पहले बड़े बड़े दाने, मैं तो जी, उनको कोट कर रहा हूँ, एस के जी, दलत को कोट कर रहा हूँ। जी। अच्छा, मैं इस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ी एक डिफरेंट लाइन है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताना जी चाहूँगा। जी वो ये कि जो बेसिकली आपने जो बात की ना, कि जो यानी
अभी जो हालत है वो ये है कि जो प्रो इंडिया पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो भी इंडिया के साथ खुश नहीं है, और वो बल्कि ये जो 2019 में जो कुछ हुआ वो मेरे हिसाब से असल में जो स्टेटमेंट एक था बड़ा इंटरेस्टिंग कि इंडिया ने कश्मीर के साथ मंगल सूत्र तोड़ा है। ये मंगल सूत्र जो है वो किसके साथ था, ये भी समझने वाली बात है। ये मंगल सूत्र जो है बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, अब्दुल्ला खानदान के साथ। जी जी जी, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। जी बिल्कुल। तो बेसिकली मंगलसूत्र तो उनका तो टूटा था ना, क्योंकि आर्टिकल 235 जो है 275 सॉरी, वो जो है वो हुआ शेख अब्दुल्ला और नेहरू के दरमियान था। आर्टिकल 370 जो था वो एक किस्म का निकाह था हिंदुस्तानी विफाक और कश्मीर की रियासत का। बिल्कुल। और वो 2019 में टूटा, बिल्कुल टूटा। और जिसकी वजह से आपने जिस तरह बताया कि जो अभी शेख अब्दुल्ला की जो पोते हैं यानी उमर अब्दुल्ला, उनका जो स्टांस है वो तकरीबन उनके साथ मिलता है। क्योंकि अच्छा मेरे हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी थी कि हिंदुस्तान के जो तमाम जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं सारी, यानी जो कश्मीर के जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेता, उनको एक यकजा करता कि भाई देखें अब हिंदुस्तान के पास तो कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है नहीं, और वो जो है वो सारे लोग जो है उससे बदजन है। हिंदुस्तान ने तो अपने दोस्त जो उनके हैं उनको भी बदजन कर दिया अपनी पॉलिसी से। अच्छा ये बहुत एक और इंटरेस्टिंग बात देखें आप कि ये जो करंट इलेक्शंस हुए 2024 वाले, जी कश्मीर में जो जी जी, उसमें दोबारा से जो है वो कांग्रेस और जो इनका अलायंस है ये जीत के आया। जी जी। अच्छा, और इनके एजेंडा पे ये मौजूद है, यानी स्पेशली जो शेख अपना उमर अब्दुल्ला है उनके एजेंडा पे ये मौजूद है कि हम आर्टिकल 370 को वापस बहाल कराएंगे जी, और जी, उसके वोट पे वो आए हैं। जी जी जी। अच्छा कांग्रेस के लिए बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया, मोदी ने इंडिया में जो पॉलिटिक्स खेली है वो इस तरह की खेली है कि कांग्रेस इवन कह भी नहीं सकती है कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे, क्योंकि ये कहना ही गद्दारी के बराबर करार दे दिया गया है मोदी की तरफ से। हाँ, तो ये सूरत हाल है वहां पे, जिसकी वजह से वो फिर रेजोल्यूशन की तरफ गए कि बड़ा माइल्ड सा एक रेजोल्यूशन हम असेंबली से पास करवाएंगे कि भाई ये उसको कंडेम करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन उसको तब्दील करने वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो यानी इंडिया की जो पोजीशन है वो इतनी वीक हो चुकी है कि उसका जो पॉपुलर जो यानी साइड है उस पर तो उसका कोई एक तरह से ग्राउंड नहीं है। इसी वजह से वो अब उसको बेसिकली दूसरी तरह से खेल रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तरीके से, जिस तरह से आर्टिकल 219 को ख़त्म करके उन्होंने किया है तो उस तरह से उसको वो लेके जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने की आर्टिकल 35A वाली है, और जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक चेंज की तरफ जा रहे हैं, उसका लाजमी बात है रिजल्ट आ रहा है, उसमें काफ़ी जो है हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है। लेकिन मुझे जो लगता है उसमें एक और जो बड़ी बड़ी बात है, इससे पहले इक्का दुक्का वाकयात हो चुके हैं जी कि किसी एक ताजिर को गोली मार दी गई जो वहाँ कारोबार करने आया था या कुछ चीज़ खरीदने के लिए आया था। तो ऐसा नहीं है कि पहलगाम वाकया एक पहला वाकया है जिसे इस नज़र से देखा जा रहा है कि ये इंडिजिनस रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स चेंजिंग द डेमोग्राफिक साइड ऑफ कश्मीर। तो कभी कभी इससे पहले भी जी। अच्छा इसमें जो है वो बहरहाल जो मैं आपको बात बताना चाहा था वो बात यह है कि ये जो माइग्रेशंस होती हैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को भी आप देखें ना। माइग्रेशंस और मास माइग्रेशन जो होती हैं उसमें माइग्रेशन करना इतना आसान नहीं होता। यानी ख्वाहिश तो हो सकती है, आपकी बीजेपी की ख्वाहिश हो सकती है, और मुझे जो लगता है यानी ये कोई बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज मुश्किल लगता है मुझे। उसकी वजह क्या है? हाँ ये हो सकता है कि वो जो बेसिकली जो लद्दाख का एरिया है या जो वो एरियाज हैं जो कि जम्मू का एरिया जहाँ पे पहले से हिंदू मेजॉरिटी है उसको कंप्लीटली मुस्लिम्स उसको आउट कर दें, ये हो सकता है। वैली में वो कंप्लीटली उसको शिफ्ट करके वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी कर दें, इसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लगते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें लोग जो होते हैं वो क्यों माइग्रेट करते हैं? लोग बेहतर माशी मुस्तकबिल के लिए, एग्जैक्टली बेहतर माशी मुस्तकबिल, और जिंदगी तो सबसे प्यारी होती है सबको। बेहतर जिंदगी बेहतर मईशत के लिए लोग कहते हैं कि हम अपना वतन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। बिल्कुल। अब उनके लिए सिचुएशन कोई इतनी अच्छी तो नहीं होगी, यानी अगर वो इस तरह से माइग्रेट करेंगे बाय फोर्स कश्मीर में तो कश्मीरी उनको वेलकम तो नहीं करेंगे और रेजिस्टेंस तो होगी, तो उनकी लाइफ कोई आसान और अच्छी लाइफ तो नहीं होगी। और कोई अपनी अच्छी हिंदुस्तान की लाइफ छोड़कर दिल्ली में बॉम्बे में छोड़ के वो कश्मीर जाएगा जहां हर वक्त गोलियों का खतरा है। मेरे ख्याल में कोई पागल ही होगा जो जाएगा। और ये देखें या किसी को इतने सुहाने ख्वाब दिखा दिए जाएं कि भाई तुम्हें यकीन, उसको यकीन दिला दिया जाए
कि ना कोई खतरा है, ना कारोबार को खतरा है, ना जान को खतरा है। और हालात तो इस तरफ इस तरह से नहीं है, और जिस तरह के इस तरह का इवेंट एक भी होगा तो फिर लोग जो है वो लाजिम अगले बात है, 10 साल के लिए हर चीज बिल्कुल पलट के। बिल्कुल लाजिम बात है। और देखें आप एक और बात देखें, दुनिया में बड़ी माइग्रेशन हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947 में हिंदुस्तान के दरमियान जो हिंदूज की माइग्रेशन या वहाँ से यहाँ से, और मुस्लिम्स की माइग्रेशन वहाँ से, जी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारा। जो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें माइग्रेशंस का एक बहुत बड़ा केस दुनिया है। की 4-5 बड़ी अगर हिजरतें हैं तो उनमें हाँ से एक ही है। जी। दूसरी आप देखें तो ज्यूज की जो है, हाँ, माइग्रेशन है फ्रॉम यूरोप टू पैलेस्टाइन। हाँ, और दोनों के जो जो असल सबब है उसमें होलोकास्ट है। हाँ उधर तो होलोकास्ट उसको कहते हैं, हाँ होलोकास्ट, हाँ, इधर लेकिन इधर इधर कहते भी नहीं है, लेकिन सूरत था हाल तो वही। वैसी ही थी ना। हाँ, हाँ, लोग यानी मजबूर थे कि उनको पता था कि अगर हम रहेंगे तो मारे मरेंगे, जाएंगे। इसी वजह से लोगों ने माइग्रेट किया। हम्म। तो लोग तो इस खौफ से माइग्रेट करते हैं, खुशी से कौन जाता है मुसीबत में जाने के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि ये तो जो है बीजेपी अगर ये चाहती है कि आम हिंदुस्तानी कश्मीर में जाएं, तो हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दें कि कश्मीर में जाना एक अच्छा ऑप्शन हो और दिल्ली कलकत्ते में रहना एक बुरा ऑप्शन ये हो, तो यानी फिर तो मुमकिन है, हाँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये मोटिवेशन मिलना लोगों को कि आप जाके उधर, यानी ये कोई उनके हिसाब से जिहाद करने जा रहे हैं उधर ऐसा ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आपकी बात से तो जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि बीजेपी ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटा के, फिर वहाँ कर्फ्यू लगा के, और फिर वहाँ ये जो कुछ भी नॉर्मलसी का ड्रामा रचा के कुछ भी हासिल नहीं किया। हिंदुस्तान ने कुछ भी हासिल नहीं किया, बीजेपी ने तो किया। बीजेपी को हुकूमत मिल बीजेपी गई। हाँ, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है मेरे ख्याल में, लेकिन बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी ने तो अपना पावर गेन किया है, एक टर्म ली है, दूसरी टर्म के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी टर्म भी ले चुके हैं और तीसरी के तीसरी भी ले चुके हैं। हाँ जी, लेकिन मेरा मकसद है कि आगे भी वो इसी पे वो सियासत चाहते खेल रहे हैं। हाँ, तो ये हिंदुस्तान में अभी बिहार में इंतखाबात होने जा रहे हैं जी सितंबर अक्टूबर में, जी और लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी कल बिहार में जो मोदी साहब ने खिताब किया है वो इंतखाबी रैली से खिताब किया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम ना सिर्फ उन लोगों को सजा देंगे जिन लोगों ने पहलगाम में ये कार्रवाई सर अंजाम दी, बल्कि हम उनके हैंडलर्स को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पकड़ेंगे। जी तो ये जो जब भी इंतखाबात होते हैं जी तो ये सिलसिला पाकिस्तान मुखालिफ शुरू हो जाता है। अगेन मैं इस मामले में आपकी ये राय, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन करप्ट है या जाहिल है या बदतमीज़ है या जो भी है, वो इतना इमेच्योर नहीं है कि वो पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हिंदुस्तान को बतौर पॉलिटिकल कार्ड जी इस्तेमाल करे। इसके बरक्स हम इंडिया में पिछले 15-20-30 साल से ये देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और मोदी हुकूमत के लिए तो क्या कहते हैं ना, वो जीत का एक फार्मूला है जी कि आप पाकिस्तान को बुरा भला कहो और आप ये कहो कि हम पाकिस्तान में आग लगाएंगे, तबाह कर देंगे, तो लोग आपको वोट दे देते। ये जाहिर करता है कि हिंदुस्तान की आवाम, असल में ये देखें इसकी शिफ्ट कैसे हुई है, हम्म, क्योंकि ये ऐसे था नहीं। यानी इसको अगर आप 2001 से, मैं इसको 2001 पे यानी करूंगा आप क्या, वो पार्लियामेंट वाकये से इसको शुरू करते हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि देखें 2001 से पहले हमारे स्टांस में क्या था, इंडिया का स्टांस क्या था। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान कहता था कश्मीर फर्स्ट नेगोशिएशन, यानी आपको याद होगा कि 2001 से पहले हिंदुस्तान कहता था कि हमारे साथ बात करो, हमारे साथ रेल चलाओ, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ ये करो, हमारे साथ वो करो, हमारे साथ, हम आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सिवाय कश्मीर पर बातचीत के। हाँ, आप आके बैठे हमारे साथ। ठीक। पाकिस्तान कहता था कश्मीर फर्स्ट, हाँ। कश्मीर पे बातचीत होगी, कश्मीर का मसला होगा तो बाकी हाँ, मसले बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ उस जमाने में ये डिबेट बहुत थी जी पाकिस्तानी सहाफत में भी कि चले कश्मीर के मसले को पहले सीबीएम, हाँ वो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले लेते हैं, हाँ। फिर कश्मीर पे बात कर लेंगे। लेकिन ये इंडिया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑफर करता था, हम रिजेक्ट करते थे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी उनकी तरफ से ऑफर थी। ये यानी ये रिवर्स साइड कैसे हुई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। मैं समझना चाहता हूँ इसे। हाँ, ये जो है वो पाकिस्तान का स्टांस था कश्मीर फर्स्ट, इंडिया का स्टांस था कि एवरीथिंग शुड बी टॉक्ड विदाउट कश्मीर। ठीक। अब आपको याद होगा 94 का मैं आपको नेगोशिएशन बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त है। बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, इंडिया का डेलीगेशन आता है, नेगोशिएशन पे बात होती है कि भाई आए बात करें, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे टॉक्स हो रहे हैं, टॉक्स शुरू होते हैं, तो बात इधर से होती है कि भाई बात किस चीज पे होगी। तो इंडिया कहता है कि ऑफर करता है, सारी वो लाइन
पूरी लाइन खोल हाँ। लेते हैं कि इस पे बात करें, इस पे करें, तो साजिन पे बात करेंगे, हाँ सरकरीक पे बात हाँ हाँ, करेंगे, हर चीज, तल्लुकात पे बात करेंगे, वो तिजारत पे बात करेंगे। सब कुछ, हाँ लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं है। हाँ, तो बेनजीर गवर्नमेंट वो कहती है उनको कि आप कश्मीर पे बात नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, निकलो इधर से। और इधर से निगोशिएशन होते हैं, ब्रेक। ठीक। अच्छा, मुशर्रफ साहब, फिर आप देखें 2000 वन आगरा, जी 2001 आगरा, आगरा समिट में कहाँ पे लाइन टूटी? कश्मीर पे। कश्मीर पे लाइन टूटी कि कश्मीर फर्स्ट। हम्म। अब क्या हो गया कि उसके बाद मुशर्रफ साहब की लाइन बिल्कुल चेंज हो गई उस 3-4 महीने के बाद। हम्म। उसके दरमियान 9/11 हो गया। देखें आप, जुलाई में हुआ है आगरा समिट, और सितंबर में हो गया 9/11। और दिसंबर में हो गया आपका, सितंबर हाँ 9/11 है 9, और दिसंबर में आपका हो गया पार्लियामेंट पे अटैक। अटैक। एक ही साल में सारे वाकयात हुए। और उसके बाद मुशर्रफ साहब के स्टेटमेंट आप देखें, मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के साथ हर जगह पे, हर मौके पे, हर बात इशू पे बात करने के लिए तैयार हूं, दुनिया के किसी भी जगह पे, मरीख पे भी जाने के लिए तैयार हूं, और किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूं। कश्मीर फर्स्ट गया इधर उधर। अब कश्मीर फर्स्ट इसलिए कि आलमी हालात चेंज हो गए। यही तो बहुत बड़ी तब्दीली है ना, जो कि 2001 में आई 9/11 की सूरत में। जी। क्योंकि 9/11 के पास, पाकिस्तान के पास ये चॉइस नहीं थी कि वो कश्मीर फर्स्ट कह सके, और कश्मीर में तहरीक आज़ादी को जो सपोर्ट दिया करता था वो दे सके। जी। अब इसकी वजह से देखें बहुत बड़ी चेंज आई। अब यहाँ पे टेररिज्म एंटर होता है, हाँ और जो फ्रीडम स्ट्रगल दुनिया भर की है, हाँ न सिर्फ कश्मीर की बल्कि दुनिया भर की, हाँ, उस पर वो अमेरिका के लिए और दूसरों के लिए बन जाती हैं टेररिस्ट स्ट्रगल। जी। और हिंदुस्तान के लिए जबरदस्त मौका है ना मौका वो। है जी। और हिंदुस्तान उसको प्ले करता है, और फिर वो पार्लियामेंट वाला अटैक तो सोने पे सुहागा। अब यहाँ पे जो है वो सिचुएशन जो है कंप्लीटली रिवर्स। आपने फिर कश्मीर फर्स्ट पाकिस्तान से कभी नहीं सुना उसके बाद। ठीक। अब इंडिया कहता है कि टेररिज्म फर्स्ट, उल्टा हो गया। पाकिस्तान पहले नेगोशिएशन पे नहीं आता था कि कश्मीर फर्स्ट। अब आप 2001 के बाद देखते हैं, इंडिया को जब दिल करता है टास्क करता है, जब दिल नहीं करता है तो वो कहता है कश्मीर टेररिज्म फर्स्ट। अभी मोदी का स्टेटमेंट भी देख लें, टेररिज्म फर्स्ट। आप टेररिज्म पे बात करें, आप जो है वो मसले हल करें, आप जो है वो कहें कि भाई जो है हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिर हम आपके साथ जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी कनपट्टी पर जो है बंदूक रख के बात करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्टांस आता है ना इंडिया का, क्योंकि उसमें वो टेररिज्म फर्स्ट वाला जो है वो लाइन आती है। उसमें पाकिस्तान अब इस पे भी राजी है कि चलें आ जाएं। फर्स्ट और लास्ट का डिबेट क्या है, आप दोनों को साथ रख लें, टेबल पे बैठ जाएं, एक ही टेबल पे दोनों डिस्कस कर लें। क्योंकि ये 2016-17 में जो एग्रीमेंट हुआ वो यही था। जब नवाज शरीफ थे, आपको याद होगा, ये 2016 के एंड में सुषमा स्वराज आई थी, और आपको ये भी याद होगा कि मोदी साहब भी आए थे जी। नवाज शरीफ के, मिस्टर नवाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब, नहीं हलफ नहीं बर्दारी, वो उनकी शादी, नवासी की शादी पर आए थे, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनकी मोदी हलफ साहब की बर्दारी हल्फ बर्दारी पर गए थे 2015 में वो गए। 14-15 में, बिल्कुल वो 2015-14 में शायद वो गए थे। 15-16, ये 16 तक यानी इतनी बात हो गई थी कि बायलैटरल नेगोशिएशन दोबारा से स्टार्ट होने का प्रोग्राम था, और जिसमें फिर उसके बाद पठानकोट का वाकया हुआ था। जी बिल्कुल, जनवरी में हो गया था, फरवरी में नेगोशिएशन स्टार्ट होने थे, और जनवरी में आपका पठानकोट हो गया था। फिर सीरीज वाइज ये चीजें होती चली गई। क्या 9/11 से पहले की सूरत हाल पर वापस जाने के लिए हमें किसी 9/11 जितने बड़े वाकये की जरूरत है? खुदा न करे, खैर ये तो बहुत ही नहीं मतलब जी हम देखिए, ऑब्जेक्टिव वो नहीं। सिचुएशन चेंज, अब इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चेंज होता है ये तो खुदा जानता है, और कब चेंज होता है ये तो बहुत ही डॉक्टर साहब, मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। मेरे ख्याल में जी 9/11 एक बहुत बड़ा वाकया था, जी जिसने, यानी वो क्या कहते हैं, रिपल इफेक्ट उसके जो है ना, जी आप झील में जब पत्थर फेंकते हो तो उसकी लहरें बहुत दूर तक जाती हैं, जी और बाज लोगों को पता ही नहीं होता कि ये इतनी बड़ी लहरें पैदा क्यों हो रही हैं, जी क्योंकि वो पत्थर कहीं बहुत दूर जी फेंका गया होता है। 9/11 अगर अमेरिका में हुआ और उससे पूरी दुनिया के नक्शे भी बदले और जी तल्लुकात भी बदले, तो सदर ट्रंप का अब दूसरी जी मुद्दत सदारत, और उसके बाद जो उन्होंने रीशफलिंग की है दुनिया में, वो इतना ही बड़ा वाकया है। चाहे उसमें 3,000 लोग नहीं मारे गए और दहशतगर्दी नहीं हुई, लेकिन जो कुछ अमेरिका पिछले
3 महीने 4 महीने में सारी दुनिया में कर चुका है, और इंडिया पाकिस्तान जंग के दहाने पर है या तनाज़े के दहाने पर है, खुदा ना खास्ता बालाकोट वाला कोई वाकया दोहराया जाता है कि हिंदुस्तान के जहाज पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान उनको जवाब देता है, कब किसी की सुई खराब हो सकती है ये किसी जी को क्या पता। जी और जिसके पास F-16 है और F-16 में मिसाइल लगे हुए हैं, वो मिसाइल के आगे न्यूक्लियर हथियार लगाना हाँ, वो कोई देर तो नहीं कोई लगती। देर तो नहीं लगती ना। जी ऐसी सूरत हाल में सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि 1500 साल पुराना मसला है, और मुझे यकीन है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मेरे दोस्त हैं, वो आपस में रल मिल के कोई मिलजुल कर फैसला कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है इस सारे मामले में उलझने की। जी, इसमें देखें जो ट्रंप की थोड़ी नफ्सियात को भी समझने की जरूरत है। एक जी। तो उनको बिल्कुल जब पूछा गया होगा तो उनको पता नहीं होता, यानी उनको कोई पता नहीं कि क्या हुआ है, हम्म और वो उन्होंने ब्रीफिंग भी नहीं ली हम्म कि भाई क्या हुआ है और मुझे क्या कहना चाहिए। और वो उनकी आदत, आपको पता है, पुरानी आदत है कि वो बोल देते हैं जो भी जो उनके। भी उनको लगता है कि ठीक हाँ है वो ठीक है। हाँ, वो कर देते हैं। अब वो उसके बाद जब ब्रीफिंग लेंगे तो हो सकता है कि वो फिर कंप्लीटली डिफरेंट बात करें, हम्म इसके चांसेस हैं। क्योंकि वो लाजिम बात है, जो पॉलिसी होगी वो सिर्फ ट्रंप तो नहीं बनाएगा ना, वो तो फिर अमेरिकन जो, यानी वाशिंगटन में जो थिंक टैंक्स हैं, जो लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे ब्रीफिंग देंगे, सब कुछ बनाएंगे अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है। लेकिन एक बात दूसरी समझने वाली है कि ट्रंप ने जो अब किया है उसमें अमेरिका बैक ऑफ कर रहा है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स से। जी। तो ये तो बहरहाल है कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान। मॉनिटर, जो एक हाँ मॉनिटर था ना कि ओए तू हाँ इंसान बन जा, तू चुप कर जा, तू हाँ, ये वो कर, मॉनिटर ये कह रहा है कि भाई आप जानो। तो तुसी जाना तो ਤੁਹਾਡਾ काम। बिल्कुल, हाँ मेरा आपसे कोई मसला नहीं है, जाना जाना नहीं है। तो वो इस हिसाब से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। और ये आपका जो आपने बात की, जो ट्रंप का ये केस है, वो उसको भी रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रंप को परवाह नहीं है। ट्रंप और पीछे हट रहा है जी आलमी मामलात से। जी, तो कौन सी ताकत आलमी मामलात में एक ताकतवर सिफारती ताकत के तौर पर सामने आ रही है? वैसे देखिए वो तो चाइना एक तरह से है, लेकिन वो चाइना इस मामले में उस तरह का रोल प्ले करने की पोजीशन में नहीं होगी, क्योंकि उसके इंडिया के। क्योंकि हाँ वो स्टेक होल्डर है, पार्टी है इस जी तनाजे जी। में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के और अलावा दूसरा चीन देखें, भी तो अभी शामिल है। चाइना उस लेवल तक और उस तरह का नहीं बना, और चाइना अभी वो क्लेम भी नहीं कर रहा है। ठीक। तो इस वजह से अभी उसको उस तरह के कंपैरिजन में डालना मेरे ख्याल में नहीं होगा। और ये जो ट्रंप वाला जो भी केस है कि अमेरिका बैक ऑफ करता है, ये बैक ऑफ कितना इफेक्टिव होगा और कितना परमानेंट होगा, इसको वक्त लगेगा अभी। ठीक। यानी अभी तो उन्होंने कुछ चीजें ऐलान की हैं जिससे हमें लगता है कि ये बैक ऑफ कर रहे हैं, और बैक ऑफ होगा जो नजर आ रहा है। लेकिन बैक ऑफ कितना होगा, या कंप्लीटली बैक ऑफ होगा या पार्शल बैक ऑफ होगा, ये हमें वक्त बताएगा मेरे ख्याल में। और फिर ये भी कि क्या ट्रंप के बाद भी वो बैक ऑफ जारी रहेगा, या ट्रंप के जाने के साथ वो बैक ऑफ खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली हैं। क्योंकि अभी जो एक और बात जो देखिए, अमेरिका जिस प्रोसेस से अभी गुजर रहा है, वहाँ पे भी वो जो पॉपुलिज्म का जो वाइट सुप्रीमेसी और ये सारा कुछ जो चल रहा ये है, चीजें चैलेंज भी हो रही हैं। जी, वो अपनी जगह पे है। चैलेंज भी हो लेकिन रही हैं अवाम। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि अमेरिका में सदर के खिलाफ मुजाहरे हों। अब तो देखता भी हूँ, कभी न्यूयॉर्क में हो रहे होते हैं, कभी वाशिंगटन में हो रहे होते लेकिन एक और बात जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें देखी हैं, सुना है, उसमें यह है कि अभी जो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, इन्होंने जो हायर एजुकेशन के इदारे हार्वर्ड और दूसरों से फंडिंग ली है, और ये सारा कुछ वहाँ पे चल रहा हैं। है। जी। तो लोग बहुत डरे हुए हैं अमेरिका में, यानी जो लिबरल्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जी। जो जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, हम्म, उसने भी बहुत सौ को डरा दिया डरा है दिया। ठीक। कि अमेरिका उस लाइन पे चल पड़ा है जिस पे इंडिया, यानी हिंदुत्व वाली लाइन, मुझे लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल। हाँ। वो यानी उस लाइन पे चल पड़ा है। अब ये क्या मोदी की तरह इनके भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम प्रेसिडेंट बनेंगे? लेकिन 2 उनके टर्म से ज्यादा तो हो नहीं उनके सकते। मंसूबे आइंदा हाँ ये हैं कि जेडी वेंस जो उनके नायब सदर हाँ, हैं, हो सकता है वो फिर आ जाए। वो सदर बन जाएंगे, हाँ और ट्रंप जो है वो नायब सदर बन जाएंगे। ये वही वाला चक्कर है जो प्यूटन और क्या नाम था उनका, दमित्री मेदवेदेव, हम्म, वो सन 2000 से अब 25 साल हो गए ना, जी 4 दफा प्रेसिडेंट बने हम्म। प्यूटन, 4 दफा ही प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर उन्होंने आइन में ऐसी तब्दीली कर ली कि अब बस वही है और तो कुछ भी हाँ, नहीं है। तो इसी तरह के ख्वाब ट्रंप बहरहाल देखते जरूर हैं। अब यही पॉइंट है कि वो अमेरिकन डेमोक्रेसी की टेस्ट होंगी ये, जिस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी की टेस्ट अभी चल रही है कि वो मोदी को किस तरह सरवाइव करेंगे। और मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशंस है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम अब फॉर एग्जाम्पल पीस जो लॉबी है, या पीस के लोग हैं, वो अभी, क्योंकि जो इंडियन पीस लॉबी है, आप उसकी बात करें मैं ना। आपसे ये पूछना जी चाहता हूँ आखिर, आपका इस पर जी तो थीसिस है पीएचडी का, अमन की आशा पर। जी तो ये जो कुछ हो रहा है, अमन की आशा, दिल्ली पार्लियामेंट पर हमले के बाद हम्म
मुझे याद है 2004 में जंग अखबार में, दूसरा कौन था, टाइम ऑफ इंडिया कौन, टाइम्स ऑफ इंडिया और जंग अखबार जंग का ये अखबार का मुश्तरका था ना, और जी हर हफ्ते इतवार को जो मैगजीन जंग का आया करता था, उस पे अमन की आशा का एक अलग से सप्लीमेंट होता था, बिल्कुल जो होता ये था बताता था कि जी हिंदुस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तानियों के साथ ये हो रहा है, मतलब अमन की कोई कोशिश। जी और पार्लियामेंट पे हमला पहलगाम वाकये से बहुत बड़ा वाकया था, इसके बाद भी अमन की जी आशा। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। अमन की आशा 2010 में पैदा हुई है, और ये जो इंसिडेंट है ये 2001 का है। तो ये तो अमन की आशा की जिंदगी 4 साल की है टोटल। तो अमन की 2010 से आशा शुरू हुई है पीपल्स 2010 में पार्टी हुकूमत के दौरान। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बिल्कुल। हम्म। 2010 के 1 जनवरी 2010 को उसका ऐलान हुआ है। और वहां मनमोहन सिंह है। जी जी। ठीक। सो 2014 में फिर वो डायरमंट हो गई है, जब मोदी, तकरीबन एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह से। तो क्या है, क्योंकि आपने 2014 के बाद कभी जंग कोई में नहीं देखा होगा। हमने उनका मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना होने के बराबर हो गया। अच्छा नहीं, उसमें देखें अब इसकी शेप्स चेंज, यानी जो पीपल टू पीपल जो मेरा बेसिकली जी जी फील्ड जी, भी थी। मैं इसी पर आपकी राय चाहता हूं कि क्या इन हालात को देखते हुए जी आपको कहीं लगता है कि दोनों मुल्कों के अवाम जरा समझदारी का मुजाहरा जी, करें। उसमें देखिए जो अब इंडिया के जो पाकिस्तान, अब मैं थोड़ा सा पीस लॉबी के बारे में आपको जी थोड़ा जी सा जी बताता जी। हूँ कि वो जो अमन की आशा वाला केस है। अमन की आशा तो 2014 में डायरमंट हो गई। ठीक। वो इंसिडेंट जो है वो आपको याद होगा कि एक तो जो है वो अपना हामिद मीर वाला इंसिडेंट हुआ, हामिद मीर पे गोलियां चलाई गई गोलियां कराची चलाई में। गई, जी उसके बाद जियो पे प्रॉब्लम आए जी। और जियो पे प्रेशर आया, जियो बैक ऑफ कर गया ठीक। उधर और ये से। जंग जियो ग्रुप का ही इनिशिएटिव था। जी, इसी तरह से उधर टाइम्स ऑफ इंडिया पे प्रेशर आया, वो बैक ऑफ किया। टाइम्स ऑफ इंडिया जियो निकल गए इस गेम से 2014 में। ठीक। सो अमन की आशा उस तरह से जिस तरह से थी वो तो नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक। ये पास्ट की स्टोरी है। हाँ। वो फेसबुक पे एग्जिस्ट करती है, हाँ। लेकिन वो कोई सच कोई बड़ी फोर्स नहीं है। ठीक। पीस लॉबी मौजूद है, हाँ। लोग मौजूद हैं हाँ। जो पैदा हुए थे और जो अमन की आशा की वजह से पैदा नहीं हुए थे। हाँ, जो खुद ही मतलब लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं, पहुंचे हैं। जिसकी एक हिस्ट्री है ना, क्योंकि मेरा तो ये फील्ड है। जी जी सर। उसमें जो है वो 60 से लेके लोग थे, और इसमें स्पेशली पीआईपीएफपीडी का ज्यादा रोल है जिसको समझने की जरूरत, जो ये कि क्या लोग है? नहीं। ये क्या है? पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक। जिसमें सैफमा भी बाद में, ये सब सारे साउथ लोग, एशियन फ्री मीडिया आप एसोसिएशन। तमाम लोगों को जानते हैं। वैसे आपको शायद उनका पीआईपीएफपीडी का कनेक्शन पता नहीं है। ठीक। सो इम्तियाज आलम फॉर जी। एग्जाम्पल हैं, मीना या फिर सरवर आपके है। किश्वर नाहिद हैं। है। किश्वर नाहिद प्रेसिडेंट हैं जो है वो इस्लामाबाद से जो है इस्लामाबाद चैप्टर की। जी, ठीक। पीआईपीएफपीडी की। मैं उनके दफ्तर में जाके उनका इंटरव्यू मैंने किया था इस चीज ठीक। के ऊपर। ठीक। सो पीआईपीएफपीडी 1995 से मौजूद है। ठीक। यही वो लोग थे जो कि बेसिकली जब अमन की आशा हुई, तो अमन की आशा तो प्लेटफॉर्म तो अब देखें, जो यानी टाइम्स ऑफ इंडिया और द न्यूज अपना जंग है, वो तो न्यूज पेपर है ना, जी। वो कोई पीस लॉबी तो नहीं नहीं है ना, वो तो लोग है ना, अवाम है। हाँ, हाँ, सिविल सोसाइटी है। वो तो सिविल सोसाइटी है ना। जी। तो सिविल सोसाइटी पैदा तो की जो है वो इन्होंने, जिस तरह से कमला भासन का आपने नाम सुना होगा जी उधर जी से, बिल्कुल। या तपन बोस का नाम आपने जी। सुना होगा, बीना सरवर, क- या फिर अपने सईदा दीप, ये हाँ। वो लोग हैं जो कि दोनों तरफ से, या फिर मुबश्शिर, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, हाँ। आइए रहमान, जी। ये सारे नाम वैसे आपने सुने हुए हैं। नहीं, ये सारे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस कबीले से हूँ। जी। ठीक है। हाँ। और ये सारे पीआईपीएफपीडी के पायनियर्स हैं, ये आज आपको पता चल रहा है। ये बड़ा अलमिया है कि आपको अमन की आशा का पता है, हाँ। आप इस कबीले से हैं, हाँ, लेकिन आपको पीआईपीएफडी का पता क्योंकि नहीं। अखबारों में नहीं है ना मुझे पता तब लग रही जब इस पर कॉलम लिखे जाएं या इस पर अखबारों में कोई खबरें आई या इस तरह की कोई चीज हो चुकी है। ये खबरों में आई तो थी, लेकिन उस तरह से क्योंकि नेटवर्क उस तरह से नहीं था। 95 में तो आई थी खबरों में, यानी न्यूज में आई थी। मेरी तो रिसर्च है, तो मैंने तो वो खबरें भी, अखबारें भी देखी हैं। जाहिर है। तो सो बहरहाल, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि वो अब वो जो पीस लॉबी है, उसमें एक और बात बड़ी, आपका क्योंकि कबीला है तो आप समझते हैं उसकी नफ्सियात को जी। अब ये लोग ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड लोग हैं जी। दोनों तरफ के, जी। जो कि पीस लॉबी में है। हाँ। अब इंडिया में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सारे लोग अंडर ऑपरेशन हैं। जी, जो हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, उन लोगों पर दबाव है। अच्छा, दूसरी एक और बात समझें, 2001 के बाद जो रिवर्स हुआ ना, उसमें जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस में क्यों पाकिस्तान एक एंटी पाकिस्तान का रिटोरिक होता है, जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसका मैं आपको एक बताऊं कि अब देखें,
पाकिस्तान में ये 2001 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम चीज़ हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा, मैंने आर्टिकल भी लिखा था, यमन की आशा के दौर में ही था वो, कि थर्ड टाइम जब नवाज शरीफ आए थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। जी। थर्ड टाइम नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने, ये जो 2013 में, 13-14 में। जी। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नवाज शरीफ जो है वो अपने इलेक्शन के जलसों में कह रहे हैं कि मैं जब इलेक्शन जीतूंगा तो इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज न करूंगा, करूंगा, दोस्ती ये करेंगे। तो क्यामत की निशानी है एक तरह से आप सोचें तो, जी जी जी। कि एक इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट कह रहे हैं कि इंडिया के साथ, और पाकिस्तान में यानी कह रहे हैं इंतखाबी नारा ये है कि हिंदुस्तान से जंग नहीं, दोस्ती। दोस्ती, और लोग उसको वोट भी दे रहे हैं। और लोग उसको वोट दे रहे हैं और वो पावर में आ रहा है। जी तो ये तो बहुत बड़ी निशानी है कि पाकिस्तान में कितना सी चेंज आया है, जी। कि नवाज और शरीफ, फिर पंजाब में आया जो कि हाँ, हार्टलैंड है पाकिस्तान का, और जो कि पाकिस्तान और की जो कि ब्यूरोक्रेसी कश्मीर का का जो नैरेटिव और है फौज उसमें, का हाँ और हर चीज का हार्टलैंड है। जी, वाह। तो ये तो बहुत बड़ी चेंज है ना, जो कि आप, और वो आपको पता है। अच्छा, अब उधर जो है सिचुएशन उल्टी है। उधर क्या है कि बीजेपी का राइज ही एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान से हुआ है। जी यानी अब उन्होंने, आप देखें 92 से लेके आप उनकी जो स्पीचेस सुन लें, बाबरी मास्क पे जो अटैक हुआ है उसके बाद की चीजें, फिर आप गुजरात में जो कुछ हुआ है सारा कुछ, उसमें उन्होंने एंटी मुस्लिम पे ही, और अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम जो हम बात पहले कर अभी रहे थे, तक ये चल रहा है। उस पे ही वो चल रहे हैं। जी तो उधर जो नैरेटिव है वो कंप्लीटली ये, अब यानी कांग्रेस भी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर सकती है ओपनली, बिकॉज इट हैज बिकम अ टैबू। एग्जैक्टली। जी तो जो नैरेटिव का जो जंग है ना, नैरेटिव वहां पे एंटी पाकिस्तान जीत गया है इस वक्त इंडिया में। और अभी इंडिया में जो है वो सर्वाइवल का इशू है, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेट्स का, और जो लिबरल्स हैं उनका, और सेक्युलरिज्म का। वो अभी, यानी वो जो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन और ये चीजें तो बहुत बाद की आनी है ना, वो पहले तो अभी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, समझे आप। डॉक्टर साहब, इसके अब और इसके। अच्छा, इसके बावजूद एक बात बड़ी, मैं चाहूंगा कि हम पीस लॉबी की जरूर करें, जी इंडियन जी पीस लॉबी की, उनको शाबाशी दें उसकी। जी। वो ये कि जब 2019 में ये हुआ, तो उसके बाद एक महीना इंडिया के PIPFPD के चैप्टर ने डेली जो है वो एक निकाला, उसमें यानी क्या कहते हैं, उन्होंने डेली के बेसिस पे वो पोस्ट करते थे और सारा कुछ। जमीमा निकालते थे या कोई हाँ, मतलब। उसमें बेसिकली वो एक कैलेंडर बनाया उन्होंने, हम्म और कैलेंडर में क्या लिखा होता था, कश्मीर केज्ड, हम्म फ्री कश्मीर, हम्म। और इस तरह की चीजें उन्होंने की थी। और ये जो आर्टिकल 375 था उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाई। जो और बीजेपी हुकूमत का जो इकदाम था 370 को खत्म करने का, इसके हाँ, खिलाफ वो तहरीक चला रहे थे। चला रहे थे, और वो लोग गए, इवन जो है वो कश्मीर गए, कश्मीर से बैक रिपोर्ट्स की, और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी लोगों के साथ क्या जुल्म बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। ये इंडिया की जो PIPFPD के चैप्टर था उन्होंने किया। तो पीस लॉबी जो है, देखें पीस लॉबी का जो पॉइंट है वो ये है कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक, क्योंकि पीस लॉबी बेसिकली लोगों के साथ अटैच है। जी। स्टेट की पॉलिसी अपनी हो सकती है, लेकिन वो कश्मीर का डेमोक्रेटिक सोल्यूशन जो कश्मीरी चाहते हैं वो होना चाहिए, सिंपल इज दैट। यानी अगर कश्मीरी इंडिया में शामिल होना नहीं चाहते तो फिर जबरदस्ती आप उनको कितना रखेंगे। हाँ, फैसला आज तो तक तो आप नहीं कर अल्टीमेटली, सके। अल्टीमेटली फैसला तो कश्मीरीज ने करना है। अगर कश्मीरी को इंडिया खुश रख सकता है तो फिर रख ले। हाँ। वो कहते हैं, वो एस के दिलत बता रहे थे कि ये पहलगाम वाकया मकामी लोगों की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तो मेरे करियर में ऐसे कई वाकयात हैं कि जब हमने किसी देहात का मुहासरा किया कि वहाँ टेररिस्ट है या फ्रीडम फाइटर्स है, तो मकामी लोगों ने ना सिर्फ ये कि उन्हें पनाह दी, बल्कि मकामी लोग उनसे हथियार लेकर उनकी तरफ से फौज के खिलाफ लड़े। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मकामी कश्मीरी हिंदुस्तान की हुकूमत से खुश नहीं है, और वो पहले दिन से ही खुश नहीं है। और हर वो शख्स जो हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ने की बात करता है, कश्मीरी उसे हीरो मानते हैं। आपके सामने ही है वो लड़का, जो क्या नाम था जी, उसका, बुरहान वानी। बुरहान वानी जी। हाँ, मतलब उस। अच्छा, दूसरा इसमें एक और भी बात देखें ना, असल कहानी तो 1989 से शुरू होती है, 1987 से। जी, जब कश्मीर में मुसल्लह जद्दोजहद शुरू होती है। नहीं, उससे पहले 1989 में शुरू होती है, जी। 1987 से मैं कह रहा हूँ। उसमें क्या हुआ है? 1987 में जो इलेक्शंस हुए, हम्म ये MUF ने फर्स्ट टाइम कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। फ्रंट। जी अब देखें 1987 से पहले जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में इलेक्शन होते रहे, हाँ उनमें सिर्फ जो हिंदुस्तान नवाज तंजीमें हैं वो हिस्सा लेती थी। हाँ। एक मुफ्ती सईद और एक फारूक अब्दुल्ला। मुफ्ती सईद तो बाद में पैदा हुए, हाँ
अच्छा, मुफ्ती सईद भी इसके बाद आए? वो काफी यानी 70s की पैदाइश है ना। हाँ, पहले तो सिर्फ कांग्रेस है, हाँ। और जो है वो क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। जी। आप दूसरी बात कर, नेशनल JKLF नहीं, नहीं नहीं, मैं जम्मू कश्मीर नेशनल उसमें कॉन्फ्रेंस, जम्मू का, फारूक अब्दुल्ला वाली जो जमात जी है, जी जो वो, शेख हाँ, अब्दुल्ला की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जी जी। बेसिकली, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और जो है वो कांग्रेस है, हाँ, और फिर बीजेपी एंटर होती है, और फिर जो है वो ये जो है कि आपने मुफ्ती सईद भी एंटर होते हैं, और ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और ये सारे लोग। अच्छा, इस तरह से यानी लेकिन ये सारी सियासत हिंद नवाज है। हाँ, ये सारी ये तो बात की यानी। जी। अच्छा, अब 1987 वो वाकया था जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम प्रो पाकिस्तान और प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जी। उन्होंने कहा कि इंडिया कहता है डेमोक्रेसी, हाँ। तो हम जरा इंडियन डेमोक्रेसी की टेस्ट करते हैं। हम जरा आपको जमहूरियत का भी मजा चखा देते हैं। हाँ, हाँ, इंडियन डेमोक्रेसी की टेस्ट करते हैं, हाँ, कि भाई हिस्सा लेके देखते हैं इलेक्शन में, हाँ, कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्शन विन करेंगे। प्लान ये था हाँ। कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्शन विन करेंगे, और इलेक्शन विन करने के बाद हम रेजोल्यूशन असेंबली से पास रियासती कराएंगे। असेंबली में रेजोल्यूशन आएगा कि हाँ, प्लेबिसाइड करवाओ, और जरा आवाम का हाँ, मुत्तफिक का मुतालबा होगा तो मजबूर होगा हिंदुस्तान। हाँ, इस तरह की कुछ उनका प्लान था। जी। उसमें ये सारे लोग जो अभी जो जिहाद कर रहे हैं सारे, ये उस इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल यासीन मलिक साहब हो गए, सईद अली गिलानी हो गए, या जो है वो दूसरे बड़े बड़े नाम जो भी हैं, ठीक ये है। सारे उस इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया 87 में। ठीक। और इलेक्शन को मैसिवली रिग किया गया। ठीक। इलेक्शन को कांग्रेस हार रही थी, उसको जिताया गया। ठीक। कांग्रेस और जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जी। MUF को हराया गया। ठीक। उसके बाद उन्होंने फिर हथियार उठाए और आर्म्ड स्ट्रगल हुई। जी। अब यहाँ पे देखें, जो पॉइंट ये है कि यानी आप जो है बेसिकली जो डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन है उसकी तरफ नहीं जा रहे, और आप लोगों के हुकूक नहीं दे रहे, तो फिर लाजिम बात है उसके बाद फिर लोग स्ट्रगल हथियार और ही वो उठाएंगे। हथियार उठाएंगे, और उनके पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है। और वो फिर चीज़, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपने लेकिन बुनियादी बात बता दी, और वो बुनियादी बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की हुकूमत, वो कोई भी हो, जी, हमें आज बीजेपी बुरी लग रही है। 87 में तो बीजेपी नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है ना? तो 87 में कश्मीरियों की मुत्तफिका पॉलिटिकल वॉइस को क्रश करने में कांग्रेस का किरदार है, बिल्कुल। और ये मुद्दा तो कांग्रेस ने शुरू किया है। जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसने 1947-48 में कश्मीर का मसला पैदा किया। बीजेपी तो अब उसको एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आती है। सर, मुस्तकबिल क्या है इसका, हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीर का, क्या आप देखते हैं? इस वक्त तो बड़ा सिचुएशन जो है वो मुस्तकबिल कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि बीइंग अ पीस मेकर एंड पीस, बिलीविंग इन पीस, कभी भी होपलेस नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। और दूसरा उसकी वजह यह है कि ये जो अप्स एंड डाउन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के, ये तो आते रहे हैं। तो ये जो यानी ब्रिज हम जहाँ पे गुजर रहे हैं, जिस ब्रिज से, ये फर्स्ट टाइम तो हम नहीं गुजर रहे, तो लगता है मुझे इससे भी हम गुजर जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो बेसिक जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो कि इससे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है हिंदुस्तान के अंदर का मसला, हम्म। जो सेक्युलरिज्म का जो इशू है वहाँ पे, और जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये मसला गंभीर उसकी वजह से हुआ है। समझने की जरूरत है जो मेरे जी हिसाब जी से, जी। और वो हम नहीं कर सकते कुछ। हाँ, ज़ाहिर है, आप किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है, हाँ बाहर बैठकर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी, वो हम ये दुआ कर सकते हैं कि हमारे जो उधर पीस मेकर्स हैं, जो पीस बिल्डर्स हैं, जो कि दूसरे वॉइसेस हैं, उनको कोई ताकत मिले, और वो फिर जो है वो मोदी के सामने और हिंदुत्व की जो वेव है उसके सामने कुछ ठहर सके। उन्होंने वैसे इस जो 2024 में इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि थोड़ा सा उन्होंने कुछ रिवाइव किया है नहीं, अपने आप को। 110 सीटें कम हुई हैं बीजेपी की। जी, तो कुछ रिवाइव उन्होंने किया है, लेकिन ये रिवाइवल आगे चल के मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा, और क्या हिंदुत्व जो है उसको शिकस्त होगी कि नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। क्योंकि मोदी से मुझे ज़्यादा होपफुल मैं नहीं हूँ कि मोदी, और क्योंकि एक ज़माने में आपको पता है कि यहाँ पे बहुत से लोग, इवन जो हमारी जो साबका गवर्नमेंट थी, वो लोग इस पे खुश हुए थे कि कि मोदी मोदी जी साहब। जीत गए हैं, हाँ क्योंकि वो बोलना चाहिए ना, हमें नाम जी लेना चाहिए। जी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर मोदी इंतखाबात जीत गया तो हम मसला कश्मीर उसके साथ डिस्कस करके हल कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं होगा। जी जो जो प्रोग्रेसिव और लिबरल और लेफ्ट का बैगेज जी कांग्रेस के साथ है, वो मोदी के साथ नहीं होगा। हम उनके साथ मिलजुल कर मसला हल कर लेंगे।
जी, सो इस तरह से बेसिकली ये होप, क्योंकि ये वैसे समझा एक आर्ग्यूमेंट भी होता है कि जो एक्सट्रीम राइटिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, हाँ जब वो पावर में होते हैं और वो डील करते हैं, तो जो लेफ्ट वाले हैं वो कोई उसको मसला नहीं पैदा कर सकते, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो मसले पैदा करने का उनके पास ही है ना जैसे हाँ, मतलब राइटिस्ट हाँ मसला पैदा करता है जब हाँ, राइटिस्ट खुद पावर में हो होगा, तो फिर वो डील करेगा तो वो डील चल सकती चल है। सकती है। जी ये एक आर्ग्यूमेंट जो है वो चलता है। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक और बात, इस यहाँ पे बात हो रही है तो पीस प्रोसेस हमने देखा है, उसकी भी बात ज़रूरी है। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जंग की कोशिशें जो है पूरे 70 साल में बहुत की हैं। जी अमन को हमने चांस दिया था 4 साल, जी 4 साल से कुछ ज़्यादा होगा, 2002 से लेके 2007-8, कितने साल बनते हैं, 5 साल। 5-6 साल। हाँ 5-6 साल में जितना पीस प्रोसेस चला और उससे जितना कुछ हासिल हुआ, उसमें पाकिस्तान इंडिया इतने क्लोज आ गए थे कि मसला हल हो सकता था। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी जब अपना परवेज मुशर्रफ, आपको याद होगा हाँ, कि उन्होंने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया था। वाजपेयी के साथ जाकर उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस में मुसाफा किया था, और फिर उसके बाद एक किस्म के निगोशिएशंस जो हैं वो स्टार्ट हुई थी। जी बिल्कुल। जी, पीस प्रोसेस, अच्छा इसको देखें, एक और बात, इसमें वर्ड पीस प्रोसेस यूज होता है, उसको भी समझने की जरूरत है। एक होते हैं निगोशिएशंस, जी एक होता है प्रोसेस। जी, प्रोसेस और निगोशिएशन में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल फर्क है। जी, जो निगोशिएशंस है वो टेबल पे जिस तरह से हम मैं बात बैठ कर रहे हैं, जी ये निगोशिएशंस है। है, निगोशिएशंस आर पार्ट ऑफ प्रोसेस। जी प्रोसेस इज नॉट जस्ट निगोशिएशन, जी, उसमें बहुत सी चीजें हैं उसमें और यहाँ बातचीत पे, भी है, मिलकर हाँ, खाना खाना भी है, तोहफे तहफ देना भी है, आना जाना भी है, ये उसमें सब। फिल्में भी हैं, हाँ, उसमें खेल भी भी है। है, उसमें जो है वो बहुत सी चीजें हो रही हैं आपके। और आपने देखा इंडियन फिल्में यहाँ पे आना शुरू हो गई, वही, हमारे एक्टर जाके वहाँ पे, फिल्मों आप, में दोस्ती क्रिकेट सीरीज हुई थी 2004 जी में, जी जी जिसमें दीना जना पाकिस्तान आई थी 1948 के बाद। लाहौर में जी जी, मैच था कजाफी स्टेडियम में, मुझे वो कल आप याद, अच्छा है। वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसमें बल्कि काफी बुक्स भी छपे हैं, उस पर बात भी हुई है कि 2004 और 5 की जो सीरीज थी, इंडिया पाकिस्तान आया था और हाँ, पाकिस्तान इंडिया गया था अभी उस पर यहाँ पे। नेटफ्लिक्स ने एक क्रिकेट पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो बहुत शानदार है। जी, तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी डेवलपमेंट है। लेकिन पीस प्रोसेस में फिर ये हुआ था, आपको बैक चैनल फार्मूला का अगर पता है, तो बैक चैनल फार्मूला में इंडिया और पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला तकरीबन हल कर दिया था, सिर्फ साइन रह गए थे। सर वो क्या है, मतलब किस तरह का सोल्यूशन है वो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दस्तखत होने से पहले। जी, उसमें देखिए 4 पॉइंट बेसिकली थे, और 4 पॉइंट बड़े, क्योंकि मेरा उस पर काम है, जी जी तो उसमें देखें बेसिकली 4 पॉइंट तो, यानी एक तो था जो है पोरस बॉर्डर का, यानी एलओसी जो है वो इट विल बी इररिलेवेंट, ये स्टेटमेंट बेसिकली था जो है मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था। बेसिकली 2 पॉइंट पाकिस्तान के थे हम्म और 2 पॉइंट इंडिया की तरफ से थे। हम्म इंडिया की तरफ से था जो है एलओसी को इररिलेवेंट करना, और दूसरा था जो है सेल्फ गवर्नेंस। हम्म, ये दोनों मनमोहन सिंह के जो है बेसिक पॉइंट्स थे। ठीक। पाकिस्तान की तरफ से 2 पॉइंट थे, डीमिलिटराइजेशन ऑफ एंड ज्वाइंट कश्मीर। कंट्रोल। ठीक। इन पे एग्रीमेंट हो गया था, इनका मैकेनिज्म सेट हो गया था कि किस तरह से होगा। और उसके बाद ये, यानी जो हमें अब पता चलता है, जिस तरह से बैक चैनल के डायलॉग में जो चीज़ें तय हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि जुलाई 2007 में मनमोहन सिंह पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ऐलान करेंगे। और ऐलान करेंगे कि सर क्रीक और ये बगलिहार डैम और ये सारे जो ट्रीटीज़ हैं उनका बाकायदा तस्फिया होगा और उसका बाकायदा ऐलान होगा। ठीक और उसके बाद ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनका भी ऐलान किया जाएगा, ठीक। और अल्टीमेट जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी डेडलाइन तय की जाएगी कि ये कब हम ऐलान करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से जर्मनी और फ्रांस की ट्रीटी है, हम्म, उस तरह की ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी पाकिस्तान इंडिया रिजॉल्व करेंगे और हमेशा के लिए दोस्त रावी बन जाएंगे। चैन ही चैन लेके। हाँ, लेकिन बीच में बम्बई हमला आ गया। बम्बई हमला बीच में नहीं आया, हाँ, बम्बई हमला बाद में आया, उससे पहले कुछ और हुआ वो है। क्या हुआ? अब देखें, ये मैं बात कर रहा हूँ कब की, अब उसके बाद हाँ, ये हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब बीच में आ गए थे। जी 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 जी। तो फिर हम मुशर्रफ साहब जो है कमज़ोर पड़ गए, और मुशर्रफ साहब ने मनमोहन सिंह साहब को रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान ना आए, हाँ मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हाँ मैं आपको वेलकम कर सकूं। तो वो चीज़ जो है वो वहीं रुक गई, और उन्होंने कहा कि जब सूरत हाल बेहतर होगी हाँ
तो मैं आपको दोबारा दावत दूंगा और फिर हम इसको आगे चलाएंगे। चलो तो फिर दुआ करते हैं मनमोहन सिंह के हक में और मुशर्रफ साहब नहीं के तो हक वो में, तो फिर दोनों क्योंकि वो ही दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। सर फिर मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर, और मैं इसको कितना जी आपसे जी जी पूछूं, जी। बस यही है कि ज़रा मुख्तसरन इतना बता दें कि क्या देख रहे हैं आप अगले चंद दिनों में। अब देखें, मेरे ख्याल में डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए चीज़ को, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये गर्मी जितना हम बढ़ाएंगे उससे मसला हल नहीं होगा। और अभी मुझे लगता है कि इंडिया गर्मी बढ़ाने की तरफ जाएगा ज़्यादा, हमारी तरफ से उसको थोड़ा सा पेसिफाई करने की ज़रूरत है। नहीं, वो तो हमने अभी आज कह दिया है कि हम इंडिया अगर चाहे तो पाकिस्तान पहलगाम हमले की तफ्तीश, हाँ न्यूट्रल हाँ। तहकीकात में हम उसको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा है ना, तो कल दूसरी बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं बिलावल, उन्होंने कहा है कि या तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या हिंदुस्तान का लहू बहेगा। तो ये गुड कॉप बैड कॉप। ओके हाँ ओके। हाँ, वो मतलब वो रिवर अपना उसके बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के इंडस हवाले से। रात को मेरे ख्याल जी से जी सखर में या पता नहीं सिंध में ही कहीं उनका जलसा था बिलावल जी का, और जी जी उन्होंने जी कहा है कि या तो इसमें पानी बहेगा जी या हिंदुस्तान का लहू बहेगा। जी। अब इंडस वाटर ट्रीटी को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में, मैं आपके आखिर हम उस तरफ जा रहे हैं तो मैं बात करना चाहूँगा। वो ये कि एक तो लोअर राइपेरियन और अंडर, या क्या कहते हैं, जो है वो अपर। अपर राइपेरियन वाला जो एलिमेंट है, हाँ वो हमारे यहाँ पहले ही आपको पता है कि प्ले आउट हो रहा है। और वो जो सिंध और पंजाब के केस में, हाँ अब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के केस भी आ जाता है। हाँ अब इंडिया और पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, हाँ। और हिंदुस्तान और पंजाब के केस में सिंध लोअर राइपेरियन है। पंजाब और सिंध के केस पंजाब में। और सिंध, जी सॉरी, पंजाब और सिंध के केस में सिंध लोअर राइपेरियन है। जी। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मौका है कि पंजाब के लोग भी अंडरस्टैंड करें कि लोअर राइपेरियन का राइट क्या होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के राइट तो हम क्लेम करते हैं ना, तो सिंध के राइट भी हमें समझने चाहिए कि बिल्कुल वो मसला जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ है, वो वही मसला मसला सिंध को पंजाब पंजाब के के साथ साथ है। है। ठीक। क्योंकि जो लोअर राइपेरियन है उसके लिए पानी का मसला होता है जब ऊपर से रोका जाता है, तो जी इसकी वजह बिल्कुल से। ठीक। सो ये एक प्रॉब्लम जो है अपनी जगह पे मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो इस तरह मैंने आपको बताया उस पर निगोसिएशन होने हैं। अच्छा, उसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो पानी के मैंने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुना है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न पाकिस्तान के लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले ही वेस्टर्न रिवर्स तो हम दे चुके हैं और उनका पानी तो हमें आता नहीं है, और ईस्टर्न रिवर्स से बहुत कम पानी आता है। और उसमें दूसरी बात ये कहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, मैंने जो सुना है, कि उसमें इंडिया के पास रोकने, आपने भी कहा था कि इंडिया के पास रोकने की पोजीशन नहीं है। हाँ। और दूसरा, उनके जो डैम बने हुए जहाँ से वो बिजली पैदा करते हैं, तो उन्हें अगर वो रोकेंगे तो उनकी अपनी बिजली पैदा नहीं होगी, तो उन्हें पानी पाकिस्तान को फेंकना ही है। उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं है कि उसको रोकें। तो इमीडिएटली तो कम से कम उसका कोई चांस नहीं है हाँ, कि पाकिस्तान की सालमियत पर हिंदुस्तान पानी के जरिए कोई बहुत बड़ा हमला इमीडिएट नहीं कर सकता। ये 1947 वाला जो हुआ था, या 48 वाला, 48 में जिस तरह अप्रैल में हुआ था, उस तरह की सिचुएशन अभी नहीं हो सकती। तो ये जो पंजाब और सिंध का मसला है वो तो मेरे ख्याल से हल नहीं हो गया भाई, माना कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक नहीं, क्या, सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब तक मुत्तहिदा मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये मसला डिस्कस नहीं होगा, तब तक कोई नहर नहीं निकाली जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। और वो 2 मई को तो मेरे ख्याल से मीटिंग हो भी रही है जी। और पीपल्स पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि इजहार तशक्कुर मनाते हैं। और मतलब अच्छा, इसमें देखें, बेसिकली जो एग्रीमेंट अभी हमारे सामने आया, उसमें बात यह है कि जो है वो सीसीआई में ये बात डिस्कस होगी। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई गई है कि कंसेंसस से फैसला होगा। जी जी। जो कि नॉर्मली जो सीसीआई का स्ट्रक्चर है उसमें फैसले मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कंसेंसस से। अब मेजॉरिटी और कंसेंसस का फर्क भी बता दें। जी देखें, मेजॉरिटी का मकसद है कि सिंपल मेजॉरिटी जिसकी होगी फैसला उस हिसाब से होगा। मतलब अगर 5 लोग बैठे हैं, 3 लोग कहते हैं हाँ और 2 लोग कहते हैं ना, इसमें 8 लोग बैठे हैं, एग्जैक्टली बता देते हैं, 8 लोग बैठे हैं, उसमें से यानी 5 लोग अगर कोई फैसला देंगे तो 3 लोगों को मानना पड़ेगा। और कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस ये है कि सबको मानना पड़ेगा। 8 के 8 कहेंगे तो फिर होगा। ठीक। तो इसमें जो अभी जो हमें ऐलानिया आया है वो ये है कि 8 के 8 मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, तो ही कोई फैसला किया तो ही कोई फैसला, तो ही यानी ये जो चीज़ है वो आगे बढ़ सकेगी, वरना ये रुक जाएगी। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो कंसर्न्स आ रहे हैं, स्पेशली सिंध के जो नेशनलिस्ट एलिमेंट हैं या दूसरे लोग हैं,
वो बेसिकली कंसर्न है कि क्योंकि जो है वो CCI में जो सिंध का एक वोट है, बलूचिस्तान का एक वोट है, और तीसरा जो है वो KP का वोट है, जो कि तवक्को है कि सिंध के साथ जाएंगे। जी, बाकी जो 5 वोट हैं वो बेसिकली PMLN के ही वोट वोट हैं। हैं, यानी वो सारे लोग PMLN से ही ताल्लुक रखते हैं। तो फैसला PMLN की हमें पोजीशन का पहले से पता है। तो मेजॉरिटी से अगर फैसला होगा तो CCI फैसला जो है वो कैनालों के हक में करेगी। हाँ, और अगर कंसेंसस से फैसला होगा तो फैसला सिंध की जो अवामी राय है कि नहरें नहीं होनी चाहिए उस तरह होगा। हाँ, तो अब उनको कंसर्न ये है कि क्योंकि ये इस तरह से है, हम्म, तो इस वजह से वो पहले से ही उसको प्ले आउट कर रहे हैं ये। ठीक तो बहरहाल ये 2 तारीख को मेरे ख्याल में ज़्यादा चीज़ क्लियर हो होगी जाएगी। कि वो क्या होगा। और मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो सिंध के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किए बगैर वफाक जो है वो आगे नहीं चल पाएगा। और हमने कालाबाग डैम के इशू पे भी देखा है और आगे भी देखा है। ये हमें मेरे ख्याल में मिल के इन पे बात करने की ज़रूरत है, और जो प्रोविंसेस हैं उनको जो है वो एक दूसरे से, क्योंकि आप देखें इस पे वाटर का इशू जो है बहुत सीरियस इशू है और ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो इस वजह से इस इशू पे जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स और वो चीज़ें सियासत खेलना बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई है। हमने रिसेंटली देखा है, और इवन मैंने देखा कि हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं वो भी बड़े लेमैन टाइप पे बातें कर देते हैं, और जिनका फिर बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है नेगेटिवली। यानी फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन भी हो रहे हैं तो पहले से रिजल्ट बता देते हैं। पंजाबी में कहते हैं हत्था नाल गड्ढी लाइयां अखियां नाल खोलनियां पौंदियां जी। तो अगर आप ऐसी बेतुकी बेहिसी वाली लायानी बात करेंगे तो फिर उस बात का एक असर तो है ज़ाहिर है। आप अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं एक बात अभी उर्दू मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है। वो ये कहते हैं कि अभी ये तय ये हुआ है, ये आपने मीडिया पे सुना होगा, तय ये हुआ है कि भाई 3-4 महीने इसको फिलहाल इधर उधर कर देंगे, उसके बाद इसको हमने इम्प्लीमेंट तो करना ही करना है। तो क्या फिर वो सिंध के लोग सत्तू पी के सो जाएंगे जब आप कर रहे हो? हाँ, तो मतलब ये क्या बात है? अब यही वो कंसर्न है जिसकी वजह से सिंध में अभी तक आपको अनरेस्ट नजर आ रही है। अभी तक लोग मुतमईन नहीं। हालांकि गवर्नमेंट एक ऐलान दूसरा कर रही है। गवर्नमेंट का ऐलान तो आपने सुना कि भाई लिया, मैंने पीपल्स पार्टी का इज़हार तशक्कुर भी देख लिया। हाँ, लेकिन लोगों को सुकून नहीं आ रहा। लोगों को सुकून कैसे आए जबकि मीडिया आपका ये कह रहा है कि ये 4 महीने की कहानी है, 4 महीने के बाद वही होना है जो कि फैसला हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ अपनी गुफ्तगू की आज की बात को इख्तिताम करते हैं। और अगर हमें देखने वाले दोस्त इंडिया में हैं तो उन्हें हम ये बताएंगे कि देखें मसला सिंध और पंजाब में पानी का अभी पिछले चंद अरसे से चला है, तो हमने यही सोचा है कि इसको गुफ्तगू से ही हल किया जा सकता है। तो मसला जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है इसको भी गुफ्तगू से ही हल किया जाएगा। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मीडिया का ये काम नहीं है कि वो जलती पर तेल छिड़के, उनका काम है लोगों को अकल और समझ की बात बताना। तो हिंदुस्तानी मीडिया का भी ये काम है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मसले पर ज़्यादा उछल कूद ना करे। ऐसे मसाइल जंगों की तरफ जाते हैं और जंगें बहरहाल किसी के फ़ायदे के लिए नहीं होती। तो तशद्दुद चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और इख्तलाफ चाहे सिंध और पंजाब के बीच में हो उसे भी रोकने की इसमें मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि जो है वो हमें कम से कम इसमें ज़्यादा जो है वो गर्मी बढ़ाने के लिए आग में अपना हिस्सा डालना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बुझाने के लिए उसमें पानी डालना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। ये वो वक्त है, मैं बात करूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तलखियाँ बढ़ रही हैं उसमें मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और उसको मसले को, ताकि क्योंकि देखें ये आप मीडिया अगर इसको गर्मी बढ़ाएगा तो वो ख़राब सूरत हाल की तरफ जाएगी और अवाम के लिए नुकसान होगा और मुल्क के लिए नुकसान होगा, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। तो वो किसी के फ़ायदे में नहीं होगा। और जंग नहीं देखती कि वो किसके जो है वो किसका घर जलाएगी। तो इस वजह से जो है वो घर तो दोनों जलेंगे, दोनों तरफ लोग तकलीफ में होंगे। तो इस वजह से उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये हमें करना चाहिए कि इसमें अगर हम जो है वो क्या कहते हैं कि कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम अपना हिस्सा ये तो दिखाए ना कि हम इसमें आग लगाने वालों में से तो नहीं है ना कम से कम। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों आपने डॉक्टर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी समझी। आपके कोई भी सवालात हों, आपकी कोई भी फीडबैक हो, वो ज़रूर आप अपनी हमारी इस वीडियो के नीचे दर्ज कीजिएगा। अगर आपके सवालात होंगे तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे।
और डॉक्टर साहब का ईमेल एड्रेस, वो उनकी तहरीरें वो चाहे फ्राइडे टाइम्स पर हैं या डेली टाइम्स पर हैं या जहाँ कहीं है, वहाँ उनका ईमेल एड्रेस दर्ज है। आप वहाँ जाकर भी उन्हें बराह रास्त सवाल भी पूछ सकते हैं, हमारी वीडियो के कमेंट्स में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और जो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़ा नए रुख अपनाएगा, हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर साहब को हम जहमत दें। और सर आप ज़रूर। हाँ, ताकि लोग कम से कम अफवाहों का और लायानी बातों का शिकार होने की बजाय कोई इल्मी, अकली, रैशनल बात समझे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।